पहले दिन जो पैर रखा वहाँ पे तो कभी वापस नहीं लौटा। कौन से केसेस होते हैं या ऐसे कौन से रास्ते होते हैं जो वो वहाँ पे पहुँचती है? एक पुलिस वाले की बेटी थी और रंजिश हुई होगी फादर की किसी से, वो 7-8 साल की उम्र में उसको उठा के ले और ले जाके बेच दी। वहीं बड़ी हुई, वहीं इसी पेशे में लग गई। कोई व्यक्ति वहाँ आया और जिसको वो तो पहचान गई क्योंकि वो बड़ा था पहले से ऑलरेडी, और ये बच्ची थी वो उसको नहीं पहचान पाया क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और डिमांड में थी। तो उसके लिए पैसा देके वो अंदर बैठने आया तो एक ही बात उसने कही कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। उसको चाचा जी बुलाया। उन्होंने भी वही किया कि चाचा जी तो ठीक है पर देह धर्म अलग है। और उस नर्क भरी जिंदगी से आप उनको निकाल के लेकर आ रहे हो। कि दिन दहाड़े अगर मैं बैठी हूँ तो लड़के आ रहे हैं, लड़के मैं क्यों कह रही हूँ, उम्रदराज आदमी, पुताई करने वाले, रिक्शा वाला, मजदूर, हाथ गंदे पैर गंदे, कभी मुंह नहीं धोया, पता नहीं कब से नहाए नहीं, और अच्छे से अच्छी लड़की की डिमांड। कोठा मालिक जो होती हैं वो इतनी क्रूरता कैसे कब अपना लेती है? क्या कोई आपका अभी तक का कोई ऐसा केस रहा है? इतने में वो निकल के आई मेरी आवाज़ सुन के मालकिन, रोने लगी, दीदी उसकी बहुत बुरी हालत है। तो कौन है दिखाओ मुझे। उसको इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्ची डाला गया और फिर उसके बाद प्रिकॉशन लेके सेक्स किया गया है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा अतुल शर्मा मैम के साथ है, जैसे कि आप नाम पहचान ही गए होंगे। बिना देरी करते हुए आइए हम सीधे आपको अतुल शर्मा मैम के पास लेके चलते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया। कहने को तो मैम वही बात हो जाती है कि समाज में हर कोई किसी ना किसी तरीके से काम में लगा ही हुआ है। कोई किसी तरीके से लोगों को सुधार रहा है, कोई अवेयर करके कर रहा है, पर आप डाउन टू अर्थ अगर हम बात करें कि एक रियल हीरो की तरह लगी हुई हैं, और समाज उन गहराइयों को नहीं जानता है कि जिन गहराइयों में उतर करके आप लड़कियों को बाहर लेकर के आ रही हो। तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो यही कि आपको कितना समय हो गया है हमारी इन छोटी बहनों के लिए, बड़ी बहनों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, और उस नर्क भरी ज़िंदगी से आप उनको निकाल के लेकर आ रहे हो। अगले महीने 17 सितंबर को मुझे 31 साल हो जाएंगे जी। पहले दिन जो पैर रखा वहाँ पे तो कभी वापस नहीं लौटा। जी। और अनवरत चल रहा है लगातार। जी। तो मैम ये वो पहला जो समय था आपका जब आपने वहाँ पैर रखा, वो कौन सी घड़ी थी? क्या ऐसा हुआ था कि आपने ये सोचा कि हाँ मैं उस तरीके से जाऊँगी और वहाँ पे ये काम करूँगी? नहीं, ये तो मेरे लिए सवाल मुझे थोड़ा असहज करता है क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं। अच्छा। जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, पहली बात तो मैं बिल्कुल बेसिकली हम लोग, मेरा ससुराल मायका एकदम हम देहाती हैं, और मेरा घर वहाँ से एक आड़ी सड़क गुजरती है और उसके पार मेरा घर। तो इतनी हिदायतें बचपन से थीं कि पहले दिन स्कूलिंग, अब तब तो पहली क्लास में भर्ती होते थे, तब तो नर्सरी केजी कुछ होता नहीं था। तो पहले दिन से 6-7 साल का बच्चा गया तो उसको इतनी हिदायतें दी, जा ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, जब जाओ कबाड़ बाजार से निकलो तो ऊपर मत देखना, ऊपर मत देखना। वो जो उत्सुकता थी ना तो लगातार बढ़ती रही। फिर थोड़ा सा मेरा स्वभाव ऐसे ही था, बहुत सवाल पूछने, बहुत विद्रोह करना। तो मैं पूछा अपनी अम्मा को कि क्यों नहीं देखना, तो उनको कोई जवाब शायद नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं ख़राब औरतें रहती बेटा, उनको नहीं देखते। तो हमने कहा क्यों ख़राब है? फिर भी उन्होंने मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए कहा कि वो नाचती गाती हैं और अच्छा नहीं है। तो अच्छा, कभी कभी हमने ये भी सुना अम्मा के मुँह से कि हमारी भाभियाँ अगर शाम को बाल बना रही हैं तो कहती कि ये काम अच्छा नहीं है भले घर की लड़कियों का, शाम को बाल नहीं बहाया करो। तो और जबकि इतना उस ज़माने की बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, तो वो मुझे लगा। फिर मैंने पूछा नाचते गाते तो सब हैं, जब हमारे यहाँ शादी होती हैं तो भाभी भी नाचती हैं, आप भी करती हो, गाना गाती हो, तो ये क्यों? उन्होंने कहा मेरे से इतनी बहस मत कर, इतना दिमाग नहीं है मुझ में, ये कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। लेकिन मुझे ये लगता है, आज मैं अगर ज्योति आपसे कहूँ कि शायद ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि एक दिन तुझे जाना है, तो कितना बच ले इससे। और ऐसी घटनाएं होती रहीं बचपन से ही कि 6ठी या 7वीं में थी तो लड़की मेरे साथ पढ़ रही थी और उसे मैंने देखा एक दिन वो वहाँ से उतर रही है। वो नहीं आई, मुझे देख के वो भी पलट गई और मैं चली गई। लेकिन वो जो स्वभाव था वो लगातार मुझे परेशान कर रहा था कि आए तो मैं पूछूं।
3-4 दिन बाद वो आई स्कूल, तो मैंने पूछा तू छुट्टी भी कर ली और वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती है वो सब ख़राब जगह है, वहाँ नहीं जाते। तो वो शायद बहुत समझदार थी, मैं नहीं थी। मैं बहुत लाड़ प्यार में, अकेली बहन और बहुत अकेली बेटी घर में, तो बहुत लाड़ प्यार में शायद पली, तो मुझे इतना समझ भी नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि जिन्हें, मैंने कहा वो ख़राब औरतें रहती हैं और तू वहाँ रहती है। तो उसने कहा कि देखो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी उन ख़राब औरतों में एक मेरी माँ है। अपनी उम्र से ज़्यादा सोचती हूँ, तो बड़ी तरह से बोल रही थी वो। और मेरा भाग्य अच्छा इसलिए है कि मैं बदसूरत और पैर से पोलियो है मुझे पैर में जन्म से, तो मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ता, और जो उस काम से भी छुटकारा मिल गया। मैं उस लायक नहीं, मुझे नहीं समझ आया ये क्या था। फिर वो मुझसे बचने लगी, मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जब ये वहाँ रहती है तो इससे क्या बात करना है, क्योंकि मन में ये था। अर्ली एज में वही थोड़ा शादी हो गई, बहुत अर्ली एज में हम लोगों के यहाँ थोड़ी वो हो जाता है। और फिर शादी के बाद वो बड़ी जिम्मेदारियाँ थीं, क्योंकि घर की बड़ी बहू और ये सारी चीज़ें। लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रभु, मैं बहुत नास्तिक हूँ, बिल्कुल नास्तिक हूँ, लेकिन मुझे वो भगवान शायद कहीं से घसीट के ला रहा था कि मुझे मत मान, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह ज़रूर छोड़ूंगा जहाँ तुझे जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। वो एक महिला हमारे पड़ोस में रहने आ गई। मेरा बेटा 1 महीने का था, और उसको ऐसे ही गोविंदा बुलाने लगी। हमने तो कोई नामकरण भी नहीं हुआ था जब तक गोविंदा बुलाने लगी। तो फिर बोली, खिलाती रहती थी वो, नहलाना धुलाना से लेकर सब काम उसने अपने ज़िम्मे ले लिए, और वो किन्हीं घरों में काम भी करती थी। मतलब बड़ी खूबसूरत सी महिला थी, सभ्य सी, लेकिन वो काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम, खाना बनाना सब करती थी। कोई और नहीं था उसके। तो मेरी सास थोड़ा नाराज़ होती थी कि इसके बच्चे नहीं हैं। वो 35-36 साल की उम्र में रही होगी और मेरी 18 साल की, आप सोचिए। तो उनको मत दिया करे सब बच्चा। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, खिला रही है तो ठीक है। इतनी अकल भी नहीं थी बच्चे कैसे पाले जाएं क्या है, तो वो खिला रही थी, तो मेरे लिए तो छुटकारा था कि बच्चे ठीक है, सब चीज़ हो रही है अभी। तो फिर वो थोड़ा सा आपसदारी हुई, तो उसने मुझे फिर अपनी सारी खत बताई कि एक पुलिस वाले की बेटी थी और रंजिश हुई होगी फादर की किसी से। वो 7-8 साल की उम्र में उसको उठा के ले गया और ले जाके बेच दिया जगह। वहीं बड़ी हुई, वहीं इसी पेशे में लग गई, और उम्मीदें तो कोई होंगी नहीं, क्योंकि जो भी कुछ उसके साथ हुआ होगा। लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ आया और जिसको वो तो पहचान गई, क्योंकि वो बड़ा था पहले से ऑलरेडी, और ये बच्ची थी, वो उसको नहीं पहचान पाया। तो उसने अंदर उसके लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और डिमांड में थी, तो उसके लिए पैसा देके वो अंदर बैठने आया। तो एक ही बात उसने कही कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। उसको चाचा जी बुलाया। थोड़ी देर तो असमंजस में रहा, फिर बताया कि हाँ उनकी हो। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तुम बिल्कुल उनकी बेटी। तुम्हारे 2 भाई भी हैं अब, जो नहीं थे तब, और अब हैं, और ठीक है। उसने कहा चाचा जी मुझे निकाल दो यहाँ से, कैसे भी निकाल दो। तो देखिए ये बहुत कटु सत्य है कि वहाँ कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई बहन नहीं। उन्होंने भी वही किया कि चाचा जी तो ठीक है, पर देह धर्म अलग है। जो पैसा दिया है उसके लिए वो उन्होंने अपना कर्म पूरा किया, और वो हर दिन आते रहे, उसी उम्मीद जगाते रहे कि भाई एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर निकालूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालूंगा, निकालूंगा ज़रूर, और तुम थोड़ा पैसा वैसा इकट्ठा कर लो। उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया, जेवर वेवर सब करा, और एक दिन सुबह वो निकल गई उनके साथ। वो इस बीच मेरे शहर में ट्रांसफ़र ले चुके थे, और यहाँ ला के उन्होंने रखा उसको। उसका धीरे धीरे 3-4 महीने में ही सब पैसा वैसा जेवर सब लेकर वो एक दिन फरार, क्योंकि वो रिटायरमेंट के नज़दीक थे। रिटायर उनका हुए वो और चले गए। अभी तो उसकी तो कहीं कथा ख़त्म ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे में देखिए लोग पता नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर उस सच को नहीं जानते कि जो नरपिशाच है वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे बीच में है जी। अगर वो हमारे बीच में ना हो तो 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार ना हो जाए, 4 साल के लड़के के साथ ना हो जाए, या राह चलती लड़की को ना घसीट के गैंगरेप हो जाए। तो वो ऐसा निर्पिशाच कोई गड़ाए बैठा था, और उसने कहा कि मैं अभी तो देख तेरा वो तो चला गया, वो तो रखेगा नहीं गया, मैं तुझे रखूँगा, मैं तुझसे शादी करूँगा। और वो लाके उसने रखा, लेकिन वो भी अपने घर जाता रहा, और यहाँ कम इसके पास। फिर जब चूँकि बातचीत हो गई थी और ये पता लग गया कि ये इसकी घटना है, तो फिर उसने जिद पकड़ी मुझसे कि मुझे एक बार मेरे घर मिलवा दो, भैया से कह के मिलो। मेरे हस्बैंड को बोली भैया से कह के कहो एक बार। भैया भी बच्चे ही थे, भैया ही कौन सा बड़े थोड़े ही थे, वो भी बच्चे थे, पढ़ ही रहे थे तब तक।
फिर भी हमने अपने फादर इन लॉ को थोड़ा सा कन्विंस किया, थोड़ी सी माँ को कन्विंस किया और हम लोग उसे लेके चले गए। लेकिन नतीजा बहुत ख़राब था। वो लोग आए, रोए धोए, वो बच्चे भी आए जो अब टीनेजर थे, सुंदर से थे, बहन जैसी, गोरी चिट्टी वो एकदम बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा हम नहीं रख सकते। मैंने कहा ये क्या, आप क्यों नहीं रख सकते, आपकी बेटी है। इतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। मैंने कहा आप अंकल कैसी बात कर रहे हैं, समाज में मुंह दिखाने की कहाँ बात आ जाती है। ये तो 7-8 साल की थी जब चली गई, तो कोई घर से भाग थोड़ी गई। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इस तरह का है यूपी में। बोले नहीं, और उन्होंने मुँह फेर लिया, वो चले गए। बस तो कोई साधन ही नहीं था। हम लोग रास्ते में चल दिए वापस। और वो जो रास्ते भर मैराथन बहस हुई, अब नहीं इसको हम बात नहीं करनी है, इससे कोई वो नहीं रखना है वास्ता, और ये तो ऐसी औरत और वैसी औरत, दुनिया भर की बातें हुई। जितने लोग गए, घर आते आते उसको भी एहसास हो गया था कि उसकी वजह से मेरे जीवन पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। वो रात को घर छोड़ के चली गई। अच्छा, मुझे लगा जैसे एक सुकून मिला, पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे सुकून मिला कि झंझट ख़त्म हुआ। मैं भी घर में रोज़ डांट सुन रही हूँ और कुछ कुछ सवाल पूछती हूँ, वो सब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में उसने, लेकिन वो 1 साल बाद आई फिर से, और वो भाई दूज का दिन था। तो अच्छे सजी धजी ठीक ठाक कपड़ों में थी और फल मिठाई उठाई लेके आई और मेरे से बोली मुझे एक बार गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको टीका करने आई हूँ। मैंने कहा कि नहीं, गोविंदा को तो बाद में, पहले तुम बताओ तुम कहाँ थी और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, आज ये सब चीज़ें कहाँ से आई। तो जो जवाब उसने दिया वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि यह इतनी हिम्मत, समझ भी नहीं थी, 19 साल की लड़की क्या आज के टाइम में तो ढंग से पढ़ भी नहीं पाती जब तक, कि वो देखो तुम्हारे समाज ने तो मुझे रखा नहीं, जहाँ थी वहाँ चली गई। और मेरी जो सोच थी वो केवल ये थी कि हमारा मेरठ में ही एक कबड्डी बाज़ार है, रेड लाइट एरिया, और कहीं नहीं। खराब बाज़ार यहाँ है। तब तक मुझे रेड लाइट एरिया भी नहीं मालूम था। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दिखाऊंगा, बच्चा भी नहीं दिखाऊंगी, मेरी अम्मा गुस्सा करेंगी, मतलब मेरी सास, और तुम जाओ, तो उठाओ ये सब सामान। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर भी मैंने मुंह फेर लिया उससे। और चूँकि जैसे गांव थोड़ा बड़े से घर होते हैं, आंगन होता है, फिर उसके बाद दरवाज़ा, मैं छत पे खड़ी थी, ऊपर वाले पोर्शन में थी, वो निकल के जा रही है तो दरवाजे से पलटी वो, और मुझे लगा कि जैसे उसकी आँख भरी हुई थी। मुझे बड़ा धक्का सा लगा, अजीब सा, और मन हुआ कि रोक लूँ एक बार, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैमिली हैं, पुराने विचारों की, और आप 50 साल पुरानी, अगर हम 40-42 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थी। तो वो चली गई, फांस दे गई, लेकिन मुझे एक जो बिल्कुल गड़ गया कांटे की तरह। और बस समय गुजरता रहा ऐसे ही। मैं 26-27 साल की, 28 साल की उम्र थी मेरी, और बच्चे स्कूल जाने लगे थे, और सास ससुर मेरे गुजर गए थे। मेरी देवर नंदों की भी शादी हो गई थी। लगभग फ्री महसूस किया मैंने कि अभी कोई बंधन इतना ज़्यादा नहीं कि देवरों की शादी कैसे होगी, ननद की कैसे होगी। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा कि मैं एक बार उसे ढूंढूं। तो ये किसको? मैंने कहा उसको। अरे अच्छा जा ढूंढ लो, वहाँ जाके पिटोगी, फिर रोना मत यहाँ आगे। जब धक्के मार के तुम नीचे फेंक देना, हाथ पैर टूट जाए तुम्हारे, मुझे मत कहना। कोई बात नहीं, चली जाऊँगी। मैं गई और अकेले गई, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। क्यों, औरतें तो रहती हैं, ख़राब औरतें हैं तो क्या हुआ। तो गई, उन्होंने बड़ी गालियाँ वालियाँ, कौन हो तुम, अरे भले घर की लग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो, और जाओ यहाँ से, इस तरह। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं तो, मुझे 2-4 दिन भी समझ आ गया कि आसान नहीं है इनसे बात करना। मैंने कहा मुझे बच्चे दिख रहे थे जो आके आवाज़ लगा रहे, ए देखो आया तेरा ग्राहक आ गया। वो अपनी बहन को भी, अपनी माँ को भी, मतलब जो भी वहाँ मतलब सिस्टम है, बहन माँ तो कोई होती नहीं, माँ होती है। तो मैंने कहा कि मुझे एक आशा किरण दिखाई दी। मैंने कहा मैं आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि ये सारा दिन इधर घूमते, कोई बच्चा तो कामयाब निकल जाए। पहले तो तैयारी हूँ, हंस पड़ी, अरे यहाँ कौन बच्चा पढ़ता, कौन पढ़ाएगा इन्हें, कौन स्कूलों में दाखिला देगा, इनके बाप का पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन आप इतना कर दो, मुझे पढ़ाने की पहले अनुमति दे दो। और सच कहूँ ज्योति, तो मुझे पढ़ाने में ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं, मैंने तो अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाए कभी जी। पढ़ने का बहुत शौक़, आज भी बहुत शौक़ है, लेकिन पढ़ाने का बिल्कुल नहीं। तो लेकिन फिर भी मैंने उनको पढ़ाना, और एक शर्त रखी कि बच्चा मेरे कमरे पढ़ेगा, दूसरे का दूसरे का, यहाँ नहीं लाऊंगी किसी को। ये एक बिजनेस राइवलरी थी उनके बीच, लेकिन मेरे लिए राह खुल रही थी आसान, क्योंकि मुझे हर कमरे पे जाना था ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे केवल उसे ढूंढना था।
एक बार सॉरी कहना था और वापस लाना था। और ऐसे 2 साल बीत गए। 2 साल में एक लड़की ने मुझे कहा कि आप आती हैं लेकिन आप कुछ और चाहती हैं। मैंने कहा तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? तो उसने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इंटर किया हुआ है और 17 साल हो गए मुझे यहाँ, मैं भी एक भले घर की लड़की थी, मुझे यहाँ लाया गया, आप मुझे निकाल सकती हो? मैंने कहा निकल जाओ, तुम तो रोज़ बाज़ार जाती हो, इधर जाती हो। बोले इनके गुर्गे बहुत हैं, कहाँ मुझे जाने देंगे, आप निकालोगी तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ हो जाएगा। हमसे बड़ी थी उम्र में भी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं करती हूँ कोशिश। कोई राह ना दिखे, सबको बिठाया साथियों को, भाई क्या करें, सब नील, पता ही नहीं क्या करना है हमको, तो कोई रास्ता नहीं। और वो ज़माना जब चर्चाएं नहीं होती थी, अखबारों में इनकी बातें नहीं होती थी, कोई टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी हमने हिम्मत की, एडमिनिस्ट्रेशन को बात की, 96 की ये बातें, और एक सफल प्रयास की तरह से उसको निकाला। क्योंकि पहली शर्त उसकी ये थी कि मेरी बच्ची इनके कब्ज़े में है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं नहीं निकलूँगी। तो उसको लाना, वो पूरा प्रशासन के सहयोग से, और वो इतना सुकून भरा था वो पहला रेस्क्यू। ऐसा लगा कि जैसे सारी मतलब मेरे सामने सब कुछ खुल गया कि मुझे तो ये करना है। उसके प्रति अगर मेरे अपराध बोध से मुक्त होना है तो अगर मैं एक भी लड़की निकाल पाती हूँ तो शायद उसको कहीं ना कहीं हाथ जोड़ूंगी कि मेरे से जो गलती हुई उसे माफ़ कर दे। और आप सबको मैं थैंक्स कर रही हूँ इस पर, तमाम पॉडकास्टर्स को, कि अगर ये पॉडकास्ट ना होते तो मुझे अंत समय तक अपने जीवन के ये नहीं पता लगता वो कहाँ हैं जी। मुझे अभी थोड़े दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले किसी ने ये बताया कि उनकी डेथ हो गई आगरा में। किसी ने क्या, वही जो उनका सो कॉल्ड पति था जी, वो बहुत बीमार है और कि वो उसकी डेथ हो गई, वहाँ पे मरी है। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि वो मुक्त हो गई, उसके जीवन की जो अंदर से आग जल रही थी वो ठंडी हो गई, बस वो उस चिता में चली गई। और उसके बाद तो सिलसिला रुका नहीं, बहुत कोशिश की कि कभी वापस लौटें। अच्छा, घर वालों ने भी नहीं कहा कभी कि वापस लौट जाओ। सच कहूँ तो मेरे मन में कहीं कुछ नहीं था, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैं नहीं जानती क्या होता है, लेकिन इतने बड़े बदलाव की साक्षी बनी कि जिसके लिए मैं कभी मतलब सुरखुर नहीं हो सकी खुद भी। जो कभी वहाँ नाच गाना था, उस्ताद जी थे, हारमोनियम बजा रहे थे, तबला भी बजा रहे थे, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहा होगा जो हमारी, मैं तो रात को जाती नहीं हूँ तो मेरी नज़रों से भी छिपा था। वो ऐसे बदला देह व्यापार में कि दिन दहाड़े अगर मैं बैठी हूँ तो लड़के आ रहे हैं, लड़के मैं क्यों कह रही हूँ, उम्रदराज आदमी, पुताई करने वाले, रिक्शा वाला, मज़दूर, हाथ गंदे पैर गंदे, कभी मुंह नहीं धोया, पता नहीं कब से नहाए नहीं, और अच्छे से अच्छी लड़की की डिमांड। इतना शॉकिंग होता चला गया कि कभी पैर फिर वापस आए नहीं। बहुत कोशिश की, जी। नहीं आए फिर। तो मैम, ये अभी थोड़ी देर पहले आपकी इस कहानी से मुझे भी अंदर से थोड़ा सा ऐसे झंझनाहट सी महसूस हो रही है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जिनकी आत्मा के लिए और जिनको सॉरी मांगने के लिए आप इस लक्ष्य पे उतरी थी, आज उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। ये मतलब प्रभु भी अगर देख रहे हैं तो उनकी आत्मा, हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों की मतलब इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मैम, कोई शब्द नहीं है। आपकी आंखों की गहराई से हम उस चीज़ को जान सकते हैं कि आपके अंदर वो सॉरी वर्ड से ही कितना मतलब जुड़ा हुआ होगा। तो मैम, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इस कहानी से आपने शुरुआत की, तो अभी इस कहानी के बीच में आपने कबाड़ी बाजार का नाम लिया। तो शायद ही आजकल के लोग, जो हम रेड लाइट एरिया से तो समझते हैं सारी चीज़ें, हम जीबी रोड समझेंगे, बट कबाड़ी बाजार शायद ही किसी ने नाम सुना होगा। हो सकता है हमारे बड़े बूढ़े जानते हो, तो आप थोड़ा इनके बारे में हमें। देखिए, मेरठ तो कबाड़ी बाजार के नाम से जाना जाता है। मेरठ एक ऐतिहासिक भूमि है, हर चीज़ में ऐतिहासिक है। अगर 1857 का गदर वहाँ से होता है, और आप देखिए कि 1857 के गदर में जो इतिहास कहता है उसमें उन तवायफों की महती भूमिका थी। जी बिल्कुल थी, है ना, पूरा उन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी। और अगर मैं रिसेंट में आ जाऊं तो कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया। हमने एक ऐसी करस्तर में वो करके रख दिया कि कुछ तो करो इनके लिए, तो उन्होंने किया। और जाओ, मैं मुझे क्यों देती हूँ, डीएम साहब को भेंट करके आओ, चलो तुम्हें हक है। और मैंने हर दर्जे ये कोशिश की है, मेरा इस सब चीज़ से कुछ वास्ता नहीं था कि मैं बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करूं, उसमें लोगों को बताऊं, कुछ नहीं था मेरा केवल ये था कि मैं उनको मेन स्ट्रीमिंग कराऊं, वो मुख्य धारा में जुड़े। मैंने कहा जाओ डीएम साहब से बोलो सर हम ये देना चाहते हैं और बताओ कि कौन है हम। पता है उन्होंने, उनमें हिम्मत दी। कभी भी मैंने उनके लिए कुछ कार्यक्रम ऐसा किया कि जो उनकी व्यथा करने के लिए कि भाई ये यौन कर्मी क्यों,
तो उनको मंच दिया मैंने, उसमें चाहे कोई भी कितना उच्चाधिकारी बैठा हो, उसको नहीं बैठना तो मत बैठो इनके साथ, लेकिन वो तो मंच पे रहेंगे। मेरी हर दर्जे ये कोशिश थी कि वो किसी भी तरह समाज को समझें, क्योंकि उनको नहीं पता समाज में क्या हो रहा है। वो तो केवल ये जानती हैं कि हमारे पास लोग आ रहे हैं और ख़त्म हो रही है बात। उन्हें किसी चीज़ का ये नहीं पता है कि समाज में रिश्ते क्या हैं, मर्यादा क्या हैं, और दूसरी चीज़, हर चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की कि बड़ी हैं तो मैंने माँ की तरह पैर छुए, मुझसे छोटी है तो गले लगाया, बहन की जैसे माना, बेटी हैं तो हमेशा सिर पर हाथ रखा। और ये स्वाभाविक था, मैंने कभी ये नहीं कोशिश की कि ये कहीं से भी उनको बनावटी ना लगे। और वही कारण था कि मैं इतनी लड़कियां निकाल पाई। बस इतनी मेरे लिए बहुत छोटी हैं। लोग तो कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि भाई 4-4, 5-5 साल निकाली हैं लोगों ने, मुझसे नहीं निकली, क्योंकि मुझे एक लड़की को निकालने में 6-6 महीने लग जाते थे। 6 महीने तक आई कॉन्टेक्ट के ज़रिए, टच थेरेपी के ज़रिए उनको अपनापन जाहिर करना, ये बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ नहीं बिगड़ने दूँगी, एक बार मेरा हाथ थाम लो। और बहुत नहीं है, औसतन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, पर जितना भी निकाल पाई, उम्मीद ये करती हूँ कि आखिरी दम तक बस मेरे हाथ में किसी लड़की का हाथ हो जिसे मैं निकालूँ। जी, से पहले नहीं। जी। बस। तो मैम, ये जैसे कि अभी आपने बताया कि निकालने का जो प्रोसेस है ये बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, और ये मैं मानती भी हूँ, क्योंकि ये एक पूरे जाल की तरह फैला हुआ है। हम ये बोल देते हैं कि 2 दिन में निकाल लेंगे, 3 में, ऐसे नहीं हो पाता है। एक, क्योंकि जिसको आप निकालने जा रहे हो उसी के अंदर पहले आत्मविश्वास जगाना बहुत बड़ा लेवल। क्यों करे वो हम पे भरोसा? बात वही, कोई तो बहला के उसको वहाँ लाया ना, जी, जिससे वो प्यार करती थी। वो भरोसा टूटना, वो टूटा। वही मैं जानना चाहूँगी कि जब वो भरोसा, ऐसे कौन से केसेस होते हैं या ऐसे कौन से रास्ते होते हैं जो वो वहाँ पे पहुँचती है? जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ें तो हम जानते हैं, कोई प्यार के जाल में फंसा लाता है, कोई घर से ही बेच दी जाती है। इसके अलावा भी सोसाइटी में कोई नौकरी के नाम पे गरीबी को बनाया कि वहाँ दिल्ली फोकस है, झाड़ू पोछा में भी बहुत काम मिलता है, घरेलू कामगार रखते हैं, पूरा दिन के लिए रखते हैं और अच्छा पैसा देते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये देते हैं। उनको क्या मालूम। और आपकी दिल्ली में भरी पड़ी हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी, शादरा में भरी पड़ी हैं जो प्लेसमेंट एजेंसीज नाम से, लेकिन कहाँ जाती हैं लड़कियाँ पता नहीं। और वो उससे भी बड़ा ये है कि जो छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं है, अभी आंकड़े आपके कहते हैं कि हर 2 घंटे में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है। जी है, कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे? उनकी वापसी के आंकड़े भी हैं आपके पास। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि वो सेक्स वर्क में गए। उन बच्चों को आप भीख मांगने में देख रहे हैं, बुरे हाल में देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जो लंगड़े हैं, लूले हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, कैसे। और अगर गौर करेंगे तो चौराहे पे एक औरत देखिए, आप दिल्ली में ही देखिए, कहीं और में नहीं कह रही, एक कंधे पे बच्चा पड़ा रहता है जी, वो रोता भी नहीं है, सर्दी में वो कुलमुलाता नहीं है, गर्मी से वो बेहाल नहीं होता, और बस पड़ा है वो। देख, आप घंटों उसको वॉच कर लीजिए, अगर वो उसकी माँ अपना दूध पिलाने भी उसको कहीं बैठ जाए, कौन है वो बच्चा? हमारा बच्चा 10 मिनट में आपको, आपका 7 साल का बच्चा, आप अभी तक भी यहाँ चिंता कर रही हैं कि वो कैसे रह रहा होगा। वो कैसे माँ है कि जिसको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा दूध भी, इसको पानी भी, थोड़ी देर बच्चा सो जाए तो बड़े बूढ़े कहते थे अरे पानी तो पिला दो इसे, सोते हो कि इसका गला सूख जाएगा। तो ये कैसी माँ हैं भी वो उनकी माँ नहीं है। उसका हमें रास्ता, बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, और वहाँ जो लड़की जाती है ना, उसका तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब वो, मैं अगर उस औरत की बात करूं जिसके प्रति अपराध मुझसे हुआ, उसका कहना था कि जब मैं 8 साल की उम्र में आई तो हर दिन मुझे ये दिखाया जाता कि क्या हो रहा है अंदर, बहाने से भेजा जाता, जाओ अंदर पानी दियाओ, जाओ अंदर बुला के लाओ दीदी को, और देखो अभी काम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। ये ट्रेनिंग थी, एक इनडायरेक्ट ट्रेनिंग, कि वहाँ देखें कि 2 न्यूड पर्सन हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या आप मतलब इतना छोटा बच्चा, वो पहले घबराएगा, फिर समझने की कोशिश करेगा, और अंततः तो उसे उसी में ही जाना। ये छोटा बच्चा है, लेकिन जब एक बड़ी लड़की आती है उसका अंदाज़ा नहीं है आपको। और मैं नहीं जानती, देखिए कहाँ क्या है। मैं अगर इन रेड लाइट एरियाज में सब जगह की बात कर रही हूँ, जहाँ की भी, हर रेड लाइट एरिया में आबचक हैं। आबचक समझती हैं? नहीं। पहले घर बनते थे कि एक नाली बीच में होती थी, हाँ। मतलब ये घर से बीच में हो गया, वहाँ गिरेगा पानी, फिर वो नाले में जाएगा। पुराने शहरों की बसाहट ये होती थी, इन एरियाज़ की भी बसाहट ये है। इनमें आगे नहीं है ना आबचक, पीछे आबचक है। वहाँ साइड में होती है और नाले में जाएगा पानी, वहाँ पीछे होती है आबचक,
और वो आप चेक इसलिए होती है कि आप खिड़की से उतार दें अगर रेड होती है। एक पता नहीं कैसा लगेगा आपको, ये आपके है हिस्सा, एक टाइल इसमें ऐसी होगी कि जो खुली है, आपका ये कालीन पड़ा है इस पर, मैं क्या इसको उठा के देखूँ क्या है इसके नीचे? जी जी। मैं आके आपके साथ बैठी हूँ, मगर वहाँ अंदर एक लेडर होती, एक सीढ़ी होती है जो रस्सी की बनावट में, बीच में डंडे लगे हुए, ताकि उसको फोल्ड करके वहीं लटकी रहती है। अगर रेड का खतरा है वो खोलो, नीचे उतर जाएगी लड़की। अब किसी की दुकान खुलवा के देखेंगे क्या कि उसमें कहाँ है लड़की, और किन किन हालात में लड़कियाँ। अब रिसेंट में मैंने जब लास्ट से एक पहला लड़की निकाली, आपको मैं उनकी बदहाली की बात बता रही हूँ। तो ये तो चलिए वो है, लेकिन वहाँ पे अभी पुराने हैं वो सब, जहाँ भी जिस भी रेड लाइट एरिया में जाएंगे पुराने, कुछ नया रिनोवेशन तो होता नहीं है। उसमें पत्थर लगे रहते हैं, वो लाल पत्थर जो होते हैं, और वो उनके गाटर पे वो रहते हैं। तो सारे पत्थर वो सब लाल थे, और उनमें से एक दो पत्थर ऐसे, एक काला एक सफ़ेद था। तो जो हमारे एक साथी थे उन्होंने कहा भाई नहीं मिली हमको, फेक हो रहा था, हमको लग रहा कि फेक हो जाएगी आज की रेड, और लड़की नहीं मिल रही है, क्योंकि वो तो आराम से रोटी खा रही थी बैठी हुई मालकिन। और देख लो दीदी आप तो मुझ पर वहम करती रहती हो, कहाँ है लड़की, किसी ने झूठ बहका दिया आप, और आराम से खाना खाती रही। मुझसे भी कहती दीदी खाना खा लो, चाय बना दूँ, मैंने कहा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाले भी कहने लगे अरे कहाँ मैडम आपको किसी ने फर्जी दे दिया, आप चली आती हो, क्योंकि वो तो उनके स्टेक होल्डर्स हैं जी, आप ऐसे ही चली आती हो। मेरा मन पता नहीं क्यों विचलित था कि कुछ तो है। जो हमारे एक साथी थे उन्होंने कहा रुको, ऐसे ना साइड में एक इतनी सी सीढ़ी जैसी कोई चीज़ रखी थी। हमने कहा ये क्या, वो समझी नहीं। उसने कहा हाँ दीदी आप ना जानती हैं ये तो स्टील की सीढ़ी चल रही है आजकल। मैंने कहा तुम्हारे तो जीना है, तुमको क्या ज़रूरत है सीढ़ी की। उनको क्लिक किया, सज्जन जो हमारे साथ थे, हमारे साथी, उन्होंने कहा मुझे ये और बताओ ये दो काले सफ़ेद क्या, ये क्या डिज़ाइन है? टाइल लग रही होती अगर ये, तो मैं समझता भी कि यहाँ काली यहाँ सफ़ेद, तुमने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनवाया, ये बाकी तो पत्थर हैं, और ये दो कैसी हैं? वो ऐसे ही ये पुरानी आ गई थी, इन पर पहले पेंट हो रहा था, किसी से पुरानी ख़रीद ली थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस वाले चिल्लाने लगे नहीं इसको तोड़ना नहीं। वो भी चिल्लाने लगी खाना वाना छोड़ के कि क्यों तोड़ रहे हो, मेरी छत बना के जाओगे मेरी। मैंने कहा मैं बना के जाऊँगी ना, अभी बुलवाऊंगी मिस्त्री, चिंता मत कर, तोड़ लेंगे। मैंने कहा तोड़ दो आप, ऐसा तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो ऐसे जैसे उन्होंने कुछ लगाया ना उसमें, वो एक सीढ़ी पे खड़े होकर उस पर कुर्सी पे, छोटी छत थी, ऐसे जो किया वो ऊपर हो गया, ऐसे खिसका तो दूसरा भी खिसक गया, और 3 लड़कियां उसमें, और सांस नहीं आ रहा था उसमें जी, अंधेरा भाई। छत के ऊपर आप, एक ड्वेल छत है तो दुछत्ती टाइप का जैसे पुराने, उसमें वो लड़कियां छिपी। और अगर हम 10 मिनट और लगा, वो जल्दी इसलिए कर रही थी मर जाती। मुझे वो सिस्टम ही कभी समझ नहीं आया इतने 31 साल करके भी, कि कैसे कोई इतना अमानवीय हो सकता है। आपने अगर वो झेला है तो हम ये कोशिश करते हैं। अभी अगर मैं आज की बात देखूं कि अगर मेरे तो इन लॉज बहुत अच्छे थे, उससे पहले अगर लोग थे तो सास पिटाई भी कर देती थी, या ससुर भी कुछ भी बोल देते, तो वो बदले में अगली वाली सास कहती हमारी सास तो ऐसे करती थी, तुम्हें आजकल कोई कहने वाला नहीं है ना। लेकिन हम उससे बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई ये ऐसा इन्होंने किया, हम नहीं करेंगे ये। मगर उनके साथ अगर हुआ, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो जो उनके साथ बीता वो दूसरे के साथ भी करें। जी, ये जो कोठा मालकिन होती हैं, अब वो मतलब कि वही आप वाली बात की एग्जाम्पल आपने सास का दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो हम अपनी बहू को सोचते हैं कि हमारे साथ हुआ, हम इनके साथ नहीं करना। पर वो कोठा मालिक जो होती हैं वो इतनी क्रूरता कैसे कब अपना लेती है? क्या कोई आपका अभी तक का कोई ऐसा केस रहा है जिसमें आपको लगा हो कि इससे तो बदतर कुछ हो ही नहीं सकता है? देखिए जगह का नाम नहीं लूँगी, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, लेकिन एक बच्ची बहुत बदहाली में थी। मुझे किसी ने फ़ोन किया कि लड़की एक आध दिन अगर उसको मदद नहीं मिली वो मर जाएगी। मैंने कहा जी आती हूँ। मैं गई वहाँ पे, लेकिन मुझे जाना नहीं पड़ा, बीच में ही फ़ोन आ गया, थोड़ा सा ही रास्ता पार हुआ था, फ़ोन आ गया कि वो ऐसे ऐसे फ़लानी जगह पे आ जाओ, और वहाँ है। और वो मालकिन का फ़ोन था। मैंने कहा ये मुझे क्यों कर रही है, ये कोई ट्रैप है या क्या है? चलो मैं ऐसे डरती नहीं हूँ, जब इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ तो अभी और क्या बाकी है। मैं वहाँ गई, एक नर्सिंग होम में थी, मतलब छोटा सा एक नर्सिंग होम था, एक बहुत कस्बाई जैसी जगह पे।
तो डॉक्टर जो है मुझे देख के बहुत इरिटेट हुई। तो उसने कहा अब आप क्या लेने आई हैं? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहती हैं। बोले जब ये मर गई, मरने वाली है ये। मैंने कहा कौन मरने वाली, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रही हैं। तो इतने में वो निकल के आई मेरी आवाज़ सुन के, मालकिन रोने लगी, दीदी उसकी बहुत बुरी हालत है। कौन है दिखाओ मुझे। मैं अंदर गई तो मैंने उस लड़की को कभी देखा नहीं था। मैंने कहा कौन है, मैंने तो देखा ही नहीं तुम्हारे यहाँ इसे। तो बोली दीदी ये नई आई है। तो अब क्या हो गया नई को, इसने कुछ अपने लिए कुछ कर लिया, कुछ खा लिया पी लिया, और तुम लोग बताते भी नहीं हो। तो वो बोली नहीं कुछ। डॉक्टर ने कहा मैं बताती हूँ ये क्या बोलेगी। इसको इंटरनल पार्ट्स में चूना और मिर्ची डाला गया है, और फिर उसके बाद प्रिकॉशन लेके सेक्स किया गया है ताकि ये तैयार हो। ये तैयार नहीं हो रही थी मैडम, मैं आपसे क्या बताऊँ इससे ज़्यादा। आप सोचिए कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। गुस्से में 2-4 उसके थप्पड़ लग गए, वैसे ही करके यहाँ लेके आइए। ऐसा मन किया कि इसके बाल नोच लूँ, इसको क्या कर दूँ इसका। लेकिन पहले मेरी बच्ची मैंने देखी तो वो बदहाल थी। पहले तो बहुत चीख रही थी, बहुत चीखों की आवाज़ आ रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें कम हुई। मैंने कहा शायद इसको आराम पड़ रहा है, आपने आप वॉश करेंगे, कुछ तो करेंगे। और सब कुछ कर चुकी हूँ, अंदर वो पूरा सिस्टम इसका ख़राब हो चुका है, उसमें फैल चुका है। चूने ने सब काट दिया है, अब क्या बात कर रही हो। और मैंने कहा वो आदमी नहीं मरा। अरे वो कैसे मरेगा, तो पहले इसको डाला गया है सब कुछ, वो तो प्रिकॉशन लेके उसके साथ सेक्स किया ताकि वो अंदर तक चला जाए सब चीज़ें। और मैं कोई गारंटी नहीं लेती, मैं इसका कहीं नाम भी नहीं लिखूँगी, कहीं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत देर की। मैंने कहा मैं इसे कहीं और ले जाऊँगी कहीं और। बोले वो आपकी मर्जी। लेकिन तो मौका ही नहीं आया, वो मर गई। देखते देखते वो ऐसे ही मर गई। पूरी हद तक उसने शायद कोशिश की होगी कि मैं बच जाऊं, और मैं अपराध मानती हूँ अपना कि मैं उसकी चीखें शायद नहीं सुन सकी, उसके दिल तक नहीं जा सकी, और वो चली गई। ऐसे 17-18 साल की बच्ची होगी मुश्किल से, नाजुक सी और सांवली सी। इस प्रोफेशन में अगर यही सोचो कि खूबसूरत लड़कियों को बहकाया जाता है तो ये बड़ा मिथक है, बहुत बड़ा है ये, एक ऐसा झूठ है ये, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का बिज़नेस है बस। जी ये फेस का बिज़नेस नहीं है जी। इसमें किसी का चेहरा कुछ भी हो। हाँ कोई खूबसूरत सी आ गई तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बस इतना भर है, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। कई बार हमने देखा भी है कि मतलब लोगों में ये है हाँ। कि वहाँ पे तो बनी ठनी मिलेंगी या फिर कुछ सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी, हाँ। और जाते हैं आ जाते हैं, पर वहाँ की जो दरिंदगी है उस अंदर उन रूम्स के अंदर क्या हो रहा है। और शायद ये मतलब कई बार मैम ये हमें देखने को भी मिलता है, क्या वहाँ अच्छे समाज के लोग भी जाते हैं, जैसे नहीं, कि कॉमन देखिए, अच्छे जैसा। किसको मानेंगे हम। हाँ अच्छा उसको मानेंगे जिसकी फैमिली है, इसका परिवार। इसमें पैसा मायने नहीं करता, पैसे वाला वहाँ क्यों जाएगा। आपके सामने तो खुला है ना ऑप्शन, OTT सब कुछ आपको परोस रहा है, आपको क्या देखने की जरूरत है। और फिर सॉरी, लेकिन अब तो लड़कियां स्वेच्छा से भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो फिर आपको कहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने की। वहाँ तो वो जाएगा रिक्शे वाला जिसके पास 250-300 रुपये हो, इससे ज़्यादा की तो उनकी कीमत नहीं। इससे ज़्यादा पुताई वाला जाएगा, मजदूर जाएगा, जिसने 500 रुपये कमाए तो 200-250 वहाँ खर्च कर देगा, 100 रुपये की दारू पिएगा, बाकी बच्चों को पीटेगा जाके, और 150 रुपये पकड़ा देगा उनको दिन भर में, वो भूखे हाल रहेंगे। ये एक सिस्टम है बस, केवल इतना सा। वहाँ कौन जाता है। वो ज़माना तो ख़त्म हुआ कि जब वहाँ बड़े लोग जाते थे, जब वहाँ बड़े लोग, जब वो पुरानी एक थी तवाइफ की ज़माने की, और वो मुझसे कहती थी कि बेटा ये जब चूना लग जाता है ना तो ये घर बसाती, किसी घर की जीनत नहीं बनती। तो इन्हें सुधारने की बात तो छोड़ दे, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक हमारा ज़माना था कि जब भले घर के लोग, जब उनकी बेटियों की शादी होती थी, हमारे यहाँ उठना बैठना सिखाने के लिए भेजते थे कि आवाज़ ना हो कपड़ों की, उठने बैठने में नई दुल्हन के पायल की आवाज़ ना आए बाहर तक, ये तरीका सीखते थे हमारे यहाँ के। और आज तो तुम देख रही हो कि ये बाहर खड़े होकर अपने आप को कैसे दिखा रही हैं, और नहीं दिखाएंगी तो कस्टमर कौन आएगा। वो उनके इससे गंदे प्रोफेशन का कोई हिस्सा नहीं हो सकता कि कोई स्त्री अपना शरीर दिखा के और ऐसे आपको आकर्षित करे कि आप आ जाओ, कोई भी औरत। गंगूबाई जैसी मूवीज में उनकी थोड़ा बहुत रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है काफ़ी हद तक, और ये काफ़ी हद तक दिखाने की कोशिश की गई है, बट उसके बावजूद भी हमें 20-25% नहीं पता कि वहाँ पे किस तरीके के नर पिशाच आते हैं और किस तरीके की हरकतें करते हैं। देखिए, वो जो चबूतरा दिखाया, आपने गंगूबाई की बात की, वो उनकी ज़िंदगी का कड़वी सच्चाई है। वहाँ बाथरूम नहीं होता, छोटी सी एक टॉयलेट होती है जिसमें वो अपनी दैनिक क्रिया के लिए चली जाए। उन्हें कस्टमर आएगा, उसी चबूतरे पे वो सुसु करेगा,
उसी चबूतरे पे गुटखा खा के थूकेगा, उसी पे यूज्ड कंडोम फेंकेगा, उसी पे ही वो वैसे भी थूकेगा गंदगी, और उसी चबूतरे पे बैठ के वो लड़की नहाएंगी भी और उसी चबूतरे पे बैठ के वो खाएंगी भी, एक स्टूल पे बैठ के। एक बच्ची स्टूल पे खा रही है और उसके हाथ में दाल चावल, और इतनी गंदगी पड़ी हुई, आया गुटका वहीं थूका और चला गया। तो मैंने उससे कहा बेटा, और वो ऐसे ऐसे बेलौस खा रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ रस नहीं, ना इस खाने का उसे पता कि इसमें क्या है, ना ये पता कि यहाँ इतनी गंदगी है तो कैसे खा सकती। मुझे ऐसा हो रहा था कि वॉमिटिंग हो जाएगी। मैंने उसको कहा बेटा यहाँ आओ, स्टूल यहाँ रखो और यहाँ खाओ तुम अपना खाना। तो उसने मेरे बजाय उसको देखा मालकिन की तरफ ऐसे, और फिर खाने लगी। यानी उसकी इजाज़त नहीं है कि तुम यहाँ पे आके गंदा करो, क्योंकि इतना सा एक छोटा सा हॉल, जिसे हॉल दिखाते हैं बड़ा सा, वो नहीं है, छोटा सा जिसमें वो एक बेड पड़ा, बिल्कुल उससे दिखाया कि ऐसी पड़ा है जिसमें वो मालकिन लेटी रहती है। हाँ, इतना है कि कमरे नहीं है, वो हो सकता है सोनागाछी जैसी जगह में, दूसरी जगह में हो, यहाँ इतनी जगह में 3-3 केबिन्स हो जाए भाई, इतना जितना आपका कालीन पड़ा, इसमें ऐसे करके 3 केबिन हो गए। केबिन्स में भी पर्दे केवल, और कुछ नहीं, केबिन्स में कोई लकड़ी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, पर्दे डल गए। अब आप सोचिए कि 3 लड़कियों के साथ 2-3 मर्द हैं, वो क्या जो कर रहे हैं वो दूसरी लड़की को नहीं पता, जो जाती कर रहा हो, जो उसको काट रहा हो, नोच रहा हो, सब पता है एक दूसरे को। भयभीत हो जाती हैं कि कहीं ये भी मेरे साथ उसकी देखा देख ऐसे न करने लगे। शोर मचाने के लिए बाध्य करते हैं उन लड़कियों को, ताकि उनको ये लगे कि ये चरम है, मुझे अनुभूति हो रही है इस बात की। चरम सुख प्राप्त करने के लिए उनको मार पीट के शोर मचवाना नहीं, सैडिस्ट हैं वो, जो वो अपनी बीवी के साथ नहीं कर सकते। वो एक लात मारेगी, बाहर भगा देगी आपको, लेकिन पिट भी लेगी तब भी नहीं मानेगी बदतमीजी करने के लिए। वो तो मजबूर है, उनके पास ना कहने के लिए नहीं है। ना कहेंगी तो कस्टमर आना बंद होगा, और कस्टमर आना बंद हो जाएगा तो कैसे देंगी? दलाल का भी देना है, मालकिन का देना है, जो ऑनर है उसका देना है, पुलिस का देना है, और पिंप का देना है। किस किस का नहीं है जिसे देना है। दिन में जितने भी ग्राहक आते हैं तो उसके साथ जो पैसा बनता है वो इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उनको, और उसके बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाती है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं होती। वो इतनी कड़वी सच्चाई है कि कोई लड़की मांसाहारी हो ना हो, वो भी उसको खाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पुराने समय में लोग कहते थे कि जैसा खाएं वैसा मन हो। तो तामसी एक भोजन होता है कि जिसमें बहुत मसाले और बहुत, और कहते हैं कि उससे ऐसे ही आदमी का मन हो जाता है, उच्छृंखल मन हो जाता है। और सात्विक भोजन करेंगे तो आप शांत रहेंगे। सात्विक भोजन नहीं है वहाँ आपको मांस मच्छी सब खाना पड़ेगा, बहुत गंदे तरीके से। उस खाने की मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी खाया जा सकता है खाना, लेकिन खाना है। और बीच खाने में अगर कस्टमर आ जाता है तो छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ दी, थक के अगर सो गई हैं तो आपको उठना भी पड़ेगा। आप, एक आदमी आता है कि जिसके हाथ भी पेंट लगे हुए हैं, गंदे हो रहे हैं, और किसी बच्ची की एक लट यूँ निकली हुई है तो वो ऐसे करता है, कसमस आती है लड़की, फिर दोबारा करता है। तीसरी बार मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा क्या है ये, जब लड़की नहीं चाह रही है तो तुम क्यों कर रहे हो? अरे पैसे दूंगा, ऐसी थोड़ी कर रहा हूँ। इतना सड़ा हुआ आदमी, वो कम से कम 55 साल का होगा, इतना गंदा सा आदमी, जिसके पैरों के नाखून इतने बड़े बड़े बढ़ रहे, काले हो रहे, वो पता नहीं, वो शायद पंचर अंचर लगाने का काम या क्या करता था, या हो सकता है गाड़ी रिपेयरिंग और इस सब काम में हो, बेहद गंदे तरीके से। और इतनी प्यारी सी बच्ची, सांवली सी बंगाली लड़की थी, इतनी अच्छी सी लड़की थी, लेकिन मजबूरी है उसकी, वो उसे ये भी नहीं कह सकती कि नहीं। तो सोचिए कौन सी दुनिया, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लिख रहे हैं, हर ट्रक के पीछे लिख रहे हैं जी। और आपकी जानकारी में, और वही जो ट्रक वाला जो लिखवा रहा है वो वही जा रहा होगा, वही जा नहीं रहा, वो लेके भी आ रहे हैं फंसा के। जो दूर दराज के ट्रकर्स हैं वो लेके भी आ रहे हैं। और ये तो इतना सब परिवर्तन हुआ है कि भाई अभी सब बिना प्रिकॉशन के ना करती हैं कस्टमर को, वरना तो वही ट्रक वाले आके HIV पॉजिटिव भी उनको करके जाते थे। अभी तो उस सब में बहुत परिवर्तन है कि नहीं, अब हमने कहा बिल्कुल नहीं, मना कर दो, कुछ भी हो जाए मना कर दो, वरना तुम बाहर फेंक दी जाओगी। फिर ये तो मैम बात करें कि भाई आजकल तो खुद भी देखो लेडीज़ आगे आ गई हैं इन चीज़ों में। अब वो जाती हैं होटल्स में, बिल्कुल ठीक है, वो इन एरियाज़ में नहीं मिलेंगी, बट ये जो गहराई है ना, ये सिर्फ उन्हीं वहाँ तक ही सीमित नहीं रह गई है। जैसे स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, मसाज पार्लर चल रहे हैं,
हाँ, ओयो होटल्स हो गए, इनमें ये ऐसी लेडीज जाएंगी जहाँ पे खुले में ये काम कर रहा था। तो क्या मैम आपने इस तरीके की भी लेडीज को रेस्क्यू किया है? नहीं, कभी जो उनको रेस्क्यू करने की कहाँ जरूरत है, वो मतलब वो तो मर्जी से जा रही हैं। कॉलेज गोइंग लड़की हैं, मुंह पे दुपट्टा बांधा है, लड़के के साथ बैठी 1 घंटे के लिए बुक कराया, चली गई वापस। स्पा में भी यही है, अपने यहाँ हम कर रहे हैं, 20 स्पा एक बंद कराया, मसाज पार्लर बंद कराया। अभी कल एक लड़की की सूचना थी और 6 लड़के लड़कियाँ मिले होटल में। तो ये वो है, इनको बुरी औरतें कहिए ना। हाँ, क्या ये है बुरी औरतें जो लग्जरी जुटाने के लिए, उनको 1.5-2 लाख का फ़ोन चाहिए, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े, है ना, और स्पा और वो सब स्ट्रेटनिंग बालों की और बढ़िया मेकअप, ये सब उनको चाहिए। उनको कहाँ, उनको तो एक वैसलीन जैसी डब्बी आती है जो दे के जाता है, उसमें वो कलर दे जाता है बहुत सारे, उन्हीं कलर्स को उसमें ऐसे किया, आज ग्रीन लगा लिया, आज काला लगा लिया, वही आई पे लगा लिया, लिड्स पे, और ये उसका मेकअप हो गया। एक सस्ता सा पाउडर थपथपाया और वो लगा दिया सारे पे। वो उनको कहाँ, इनको चाहिए कि 10-10 हज़ार के सेंट हों, और लिपस्टिक मैंने सुना बड़ी महंगी महंगी होती हैं, 500-500 600 की, तो वो सब चाहिए उनको। उन बेचारियों को तो देने के बाद भी शायद 10-20 रुपए में दे करके चले जाते होंगे लोग। कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, वही 250 से 300 के बीच का रेट है उसमें। और अगर वो आउटडेटेड हो गई, 25-26 साल की हो गई, तो वो 100-150 में भी तैयार हो जाती है। उसकी मजबूरी है कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझ पे खाने को नहीं है आज कुछ भी। लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा, कहाँ है पैसा है, मुझे एक तो बता दो कोई पैसे। हाँ, मालकिन के पास है पैसे उनके पास, मगर कहाँ। वो मालकिन भी मैम उसी दरिंदगी में ही रह रही होती है, साइड में काम चल रहे होते, ये भी नहीं है कि तूने इतना समय इसमें गुजार दिया, उसके बावजूद तुम तो निकलो। लेकिन ज्योति, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं उनको भी बुरा नहीं कहती हूँ, उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, काम उनको कोई नहीं आता, घर उनका नहीं है, परिवार उनका नहीं है, कहाँ जाएं। इसी का तो कहेंगे, वो कमीशन देंगी तो उनकी रोटी चलेगी। अब अपने देह तो उनकी नहीं काम कर रही है, वो किसी को पसंद भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। हम जब ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हमारी गलती तो यही है ना कि हम ऑप्शन ही नहीं दे रहे, पुनर्वास की बात ही नहीं कर रहे, ना पुनर्वास की बात कर रहे हैं। और देखिए, बड़ा ख़राब बात है, एक ख़राब बात यह है कि पुनर्वास की बात ऐसा नहीं है कि एनजीओज़ नहीं कर सकते जी, या हम नहीं कर सकते, मगर इतना सा देर लगाते हैं वो लगाने में। लोग कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, महिलाओं के लिए चला रहे हैं, अनाथाश्रम चला रहे हैं, कब कब उनकी फजीयत नहीं होती। जब सरकार के नुमाइंदे आके उन पर कहते हैं तुम खराब काम कर रही हो या गलत बिना परमिशन कर रही हो, बिना उसके कर, कोई नहीं हाथ डालना चाहता है इसमें। और सरकार की एनर्जी ख़त्म हो गई इनकी तरफ दूसरी चीज़ों में लग के। आए दिन रील्स आ रही हैं सरकार के नुमाइंदों की, सड़क पे हो रहा है। जी जी, वो लास्ट टाइम अभी बहुत लास्ट नहीं है वो, उसके बाद तो एक और हुआ है, जो वो अकेले इतने से कच्चे में पहन कर वो नाच रहे हैं, वो सड़क पे एक उतर रहे हैं कपड़ों में। तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, तो कोई कुछ कहेगा नहीं आगे। अभी कल हुआ, परसों हुआ है, बाबा बागेश्वर धाम, उनके यहाँ से 13 लड़कियाँ निकलती हैं एक एम्बुलेंस में, और किसी ने सूचना दी पुलिस को कि एम्बुलेंस में भर के लड़कियाँ फलानी जगह जा रही हैं। उनको रास्ते में रोका गया, वो सब लड़कियाँ चिल्ला रही हैं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, हमें यही नहीं मालूम क्यों ले जा रहे हैं, कोई झारखंड की थी, कोई बिहार की थी, क्या है ये जी। बस इतना सा है कि अगर सरकार का एजेंडा हो, सरकार की मानसिकता हो, तो इनका कुछ हो पुनर्वास का, वरना वो वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। हम जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे। तो मैम, ये जैसे हम आम जो जनता है, चलो ठीक है, वो सरकार के लिए पहल हो गई कि सरकार सरकार उसके लिए काम करे, पर आपकी नज़र में जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो उस दरिंदगी को जानती नहीं है, समझती नहीं है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके इन औरतों के लिए काम कर सकती है? देखिए, पहले तो मैंने, जब मुझे लगा, मैं खुद भी थक गई 10 साल तक काम करते करते, मुझे लगा कि कैसे हो, कब तक निकालती रहूँगी और लड़कियाँ आती रहेंगी। मैं एक निकालती हूँ, 4 आ जाती हैं, और ये सब कैसे होगा। मुझे लगा कि अगर ये जो बड़ी उम्र की औरतें हैं, इनको थोड़ी लिहाज आए, थोड़ी सी शर्म आए, तो हो सकता ही है। अब मुझे फिर वही, मैं पीछे बैकफुट पे गई कि अगर इनके बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बच्चा अपनी माँ से कहेगा ये अच्छा नहीं है, जब वो स्कूल जाएगा। हमने फिर वो शुरू करा कि आप बच्चों को भेज दो, तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, हम कोई पैसा नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं। सच बात तो यही है, उनके पास पैसा नहीं। मैं नहीं चाहती थी बच्चा स्कूल से पढ़ के आए और वापस वहीं आए, फिर वही से एक मैंने देखा कि वहीं गालियाँ वही दे रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है। हमने कहा छोड़ दो, अभी हॉस्टल में कराएंगे, हम लोगों से भीख मांगेंगे, कुछ भी करेंगे। और किया हमने। 15 साल में इतना अंतर आया है
कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, MCA MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं। मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ की हर औरत का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट वो करती हैं, कुछ मैं लोगों से मांग लेती हूँ, भैया दे दो, एक आज की फ़ीस नहीं है मेरे पास तो आप दे दो। हॉस्टल में रहते वो लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा कन्वीनियंट रहते हैं कि भाई नहीं, कम दे लेंगे आपसे, कम लेंगे, आप बहुत बड़ा नहीं लेंगे ऐसा कोई नहीं कहता है, कम ले लेंगे आपसे। बच्चे पढ़ रहे हैं और अपनी माँ को सुरक्षित निकाल भी रहे। एक बच्ची अभी बैंक में हुई है और वो अपनी माँ को वापस महाराष्ट्र लेके गई है, महाराष्ट्र की बच्ची थी वो, उसको लेके गई है, अपनी नाना नानी को मिलवाया है, सब चीज़ को सब पूरा उनके माँ बाप को पता भी नहीं कि हमारी बेटी कहाँ थी अब तक। तो ये परिवर्तन आया है, आ सकता है अगर समाज के लोग ये कोशिश करें कि एक तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है, हमें उनका इतना आइडेंटिटी छिपाने के लिए मैं नहीं जा सकती, एक बच्चे का एडमिशन कराने मैं नहीं जा सकती हूँ किसी भी स्कूल में। मैं जाऊँगी तो पक्का वो किसी अच्छे का भी कराऊँगी ना तो भी हो जाएगा, अच्छा ये तो उनका होगा बच्चा, 100 सवाल वो खड़े हो जाएंगे। फिर हम एक प्रायोजक, हमारे जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ बच्चों के स्पॉन्सर्स भी हमको मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो हम उनको नहीं मिला सकते। कभी उनकी फ़ोटो भेजते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भेजते हैं, सब चीज़ भेजते हैं, मगर उनको नहीं मिलवा सकते कि वो जाएंगे तो बच्चे की तो आइडेंटिटी खुल जाएगी। माँ बाप अगली मीट में लड़ने आ जाएंगे कि साहब ऐसे बच्चों के साथ हमारे पढ़ा रहे, अरे उन बच्चों की क्या गलती है भाई। तो जब तक ये खुला नहीं होगा कि हाँ मैं उनका बच्चा हूँ, मगर पढ़ लिख के अपनी माँ को, अपनी बहन को वहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो एक परिवर्तन क्रांतिकारी होगा। अभी तो सब वो छुटपुट जितना मैं कर सकती हूँ, जैसे इस साल, और मैं केवल उन्हीं के नहीं, मैं तो औरों की भी बात कर रही हूँ, जो फुटपाथ के बच्चे हैं, जो भीख मांगने में लगे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि एक बच्चे को मैं निकाल सकूँ, तो मैं निकालती हूँ, करती हूँ उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी। और कड़वा सच बताऊँ, माँ बाप आगे दोबारा ये नहीं पूछते हमारा बच्चा कहाँ चला गया, ये तो पूछती तो हैं, ये कहती तो हैं कि भाई अभी छुट्टियों में एक बार तो मिलवा दो। मैं पूरे साल नहीं मिलवाती हूँ, छुट्टियों में ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन इस शर्त पे कि जो तुमने अपने घर बना रखे हैं वहाँ रखो इस बच्चे को, यहाँ नहीं आएगा बाज़ार में कतई भी। लेकिन लोगों की मानसिकता को बदलने में मैं बिल्कुल कतई फेलियर हूँ, क्योंकि मैंने फोकस वहाँ रखा, मानसिकता का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका नतीजा मेरे यहाँ तो ये हुआ कि किन्हीं सज्जन ने एक अपने आप को सस्ती लोकप्रियता या किसी भी तरह से, और हाई कोर्ट में रिट की, माननीय हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और हमारे यहाँ से डिमोलिश कर दिया, वो एरिया सील्ड कर दिया। अब ये नहीं सोचा कि इनका पुनर्वास के बिना आप यहाँ से जिन्हें भगा रहे हो, कहाँ जाएंगी ये, उनके घर हैं बने हुए, शहर में हैं, वहाँ रहेंगी और काम क्या करेंगी, फिर वही काम है उनके पास। तो अब वो मोहल्लों में करेंगी, अब हम छू भी नहीं सकते उनको, क्योंकि वो तो घर में रह रही हैं, एक आम महिला की तरह रह रही हैं। अब कैसे हम कहेंगे जी ये लड़की कौन है, वो कहेगी मामा मौसी चाची किसी की भी है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें ना कहें। तो अभी हो रहा है, उसके बाद भी हमने 2 लड़कियां निकाली हैं, डिमोलिश होने के बाद भी उनके घरों से निकाली हैं। तो अब कितना बड़ा चल रहा होगा वो, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब घरों से चल रहा होगा, अब डर भी नहीं रहा उनको। तब तो एक जगह बैठी थी तो कहती थी कि हमारी तो दुकान है, अगर कस्टमर नहीं आएगा तो हम बंद कर देंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। लेकिन अब आपके लोग आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी पकड़ के लाते हैं उनको घर से। तो ये जो मैं तो सभी से ये गुहार करती हूँ कि भैया कानून का सहारा उतना लो जितना जायज़ है। उनकी मानसिक, वो कानून ने वहाँ नहीं भेजी, वो हमने ही समाज में वहाँ भेजी, आप ही उन्हें निकालो, आप ही उनके पुनर्वास की बात करो, लेकिन कोई करता नहीं। बहुत बड़ा एक वो हुआ था, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था और सभी को निर्देशित किया था, सभी सरकारों को स्टेट की, कि इनका पुनर्वास करने का मुझे बताया जाए कैसे होगा। और उसके बाद एक महा बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि 24 ट्रेड्स हैं ये, इन ट्रेड्स में इनको किया जाएगा, चाहे वो सोनागाछी, कमाटीपुरा, जीबी रोड, कवाड़ी बाज़ार कहीं की औरतें हों, उनको इस ट्रेड में किया जाएगा। और उसके लिए कुछ बैंक्स को अधिकृत किया गया कि ये इनको सस्ते दर पे वो देंगे लोन। और ITI, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और मिशन क्या है चल रहा है आजकल, वो सब लोग इनको ट्रेनिंग देंगे, रूडा सूडा ये सारे डिपार्टमेंट्स देंगे। हमसे भी मांगे गए कुछ महिलाओं के नाम, हमने दे दिए, आज तक तो हुआ नहीं। और वहाँ चला गया, 2010 की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ चला गया कि सब पुनर्वास हो गया सबका। गलत डेटा एंट्री करके दे दिया कि हाँ पुनर्वास। कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है, कौन वहाँ विरोध करने वाला, कौन अपनी बात कहने वाला है, कौन किसकी सुन रहा है। आप एक महिला हैं, अभी आप कुछ किसी अपने घरेलू डिस्प्यूट में चले जाइए एक थाने में, आप 100 बातें सुनेंगे, अरे ये खराब, क्यों लड़ती हो अपनी सास से, क्यों उन्होंने कह दिया जी ये लड़ती है जी, ये मुझसे भी लड़ती है जी, क्या कर लेंगे आप।
आपसे आपको पसीना आ जाएगा। कल एक लड़की मेरे पास आई तो ये कह रही कि जी मैं तंग आ गई हूँ ये करने में कि मेरा मुकदमा तो लिखा जाए कम से कम, मुझे इतना मार रखा है, देखो मेरा कितनी चोट है। बोले तू खुद ही करती है ये मारने की। उसने कह दिया जी खुद ही ब्लेड मार लेती है ये। तो उनकी कौन सुन रहा है? वो तो खराब औरतें हैं। जब आम महिला की पीड़ा को नहीं सुन रहे, आपके थाने, आपकी पुलिस कोई नहीं सुन रही, तो कौन सुनेगा? वहीं पे अब समाज एकदम से बदलाव में आ गया है कि वो कोमल जैसी जो महिलाएं जिन्होंने अपने पति को ड्रम में काट करके रख दिया, तो एकदम से समाज में हड़कंप सा मच गया कि पतियों के साथ ये हो रहा है, पतियों के साथ ये हो रहा है। पर किसी ने ये नहीं देखा कि पिछले जब तक इंसान ने जब ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है जी। बस अब कोई नहीं बोल रहा है। आज ही मेरे यहाँ लड़की को एक गला काट के मार दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7 महीने की प्रेग्नेंट, उसने 1 हत्या नहीं 2 हत्याएं की, केवल इसलिए कि चरित्र पे शक था कि शायद अपने जी जैसा इसके संबंध में। तो काट दोगे, छोड़ दो, डीएनए करा लो बच्चे का। लेकिन ये गर्दन काटी और उसके बाद इतना इतना काटा कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे घर के बिल्कुल पास में एकदम। तो बताइए क्या कहाँ औरत सुरक्षित है? एक मुस्कान ने ऐसा कर दिया, दुनिया भर का शोर मचा। बहुत गलत किया, बिल्कुल गलत किया, समझ रही हूँ मैं। उसके बाद 3-4 औरतों का और आया। ये क्रिया की प्रतिक्रिया क्यों नहीं समझ रहे आप? ये समझिए कि आपने बरसों बरस औरत को मारा, पीड़ा दी, उसकी अंतरात्मा पे पीड़ा दी। आप जख्म उसके शरीर पे नहीं देते, उसके पूरे वजूद पे देते हैं। तो उसने एक इतना सा कदम उठाया तो आपने बुरा कह दिया। सारी औरतों को एक बुरी हो सकती है, 2 बुरी हो सकती हैं, लेकिन मर्दों की रेशो तो 80% है जी, खराब मर्दों की। क्योंकि ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। चाहे वो घर में बीवी हो। अब से पहले जो लड़का अपने माँ बाप के सामने बोल भी नहीं पाता था, बीवी के आते हुए डंडा उठाता, और माँ बाप भी कहते हैं कि इसके 2 थप्पड़ नहीं मारे जा रहे, ये बोल रही है, ये डिमांड कर रही है किसी चीज़ की। और तो वो तो फिर जमाने भर की सताई हुई है, उनको कौन कहेगा? कहीं ना कहीं पे समाज बदलाव में आ तो रहा है कि लड़कियां अपने हक के लिए बातें कर रही हैं, और शायद कहीं ना कहीं पे अब वही समाज फिर उनको, एक तरफा तो हम सोचते हैं कि समाज लड़कियों को पढ़ाए लिखाए समझदार बनाए ताकि वो इन चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि उस दरिंदगी में अगर कोई बच्ची फंस जाती है तो वो मतलब ये लगा लो कि कुछ किसी के कर्म ही अच्छे होंगे जो वहाँ से निकल जाए, अदरवाइज उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं चली जाती है, वहीं चली जाती है, बदहाली में चली जाती है। मेरे मुंह आप उसका दिख रहा है, सफ़ेद है, उस पर पेंट हो रहा है एक तरह का, लेकिन उनके हाथ पैर देखेंगे चोटों के निशान हैं, सिकड़ी हुई खाल है। मतलब कोई इमेजिन नहीं, कहीं ऐसा नहीं लगता है लुनाई है चेहरे पे, कोमलता है वो चेहरे पे, या मतलब एक ऐसा बेलौस चेहरा है वो, जिसमें कोई किसी तरह का कोई कुछ भाव नहीं है। हाँ, मतलब एक्शन भी नहीं है कि मतलब मैं अगर कुछ कह रही हूँ, मैं अगर प्यार से भी कह रही हूँ तो बस हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा ये मत लगाया करो, ये गंदा है, अच्छा सा मैं ला दूँगी, ठीक है। बस आप इमेजिन करेंगी कि ये दरवाज़ा बंद है, अभी हम लोग यहाँ बैठे, कोई आया जीने से, जीने की केवल पदचाप आई है, और सारी लड़कियाँ सब मुझे छोड़ के, किसी को भी छोड़ के भाग के जाएं जीने पे, और ऐसे अपने आप को एक्सपोज करें कि मैं या मैं, कौन पहले। जैसे लोकल बाज़ार में आदमी कहेगा भाई ये मेरा बढ़िया है सामान, ये मेरा, उस तरह से अपने आप को एक वस्तु की तरह से जब पेश करती है ना, उससे ज़्यादा मार्मिक कोई पल नहीं होता। अगर मैं कभी वहाँ बैठी हूँ तो मैं ऐसा घबरा जाती हूँ, मुझे लगता है कि सच कहा किसी ने कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। वो जो वहाँ रहती है उनके लिए दुनिया ये कमरा है, इस कमरे का एक कोना भी उनको शायद याद ना हो कि इस कोने में छिप के कभी मैंने अपने आंसू बहाए हों, अपना दुख दर्द किसी या कोई एक सहेली नहीं दिखती है। इतनी बिजनेस राइवलरी है कि वो आसपास भी जो लड़कियां बैठी हैं ना, एक दूसरे को नोचने खसोटने के लिए बैठी हैं कि अगर वो कस्टमर उसको पहले उसने कह दिया कि अच्छा चल तू चल, तो मैं दूसरी को देगा नहीं तू चल, तो वो ऐसे उसको घायल शेरनी की तरह से देखेगी, क्योंकि उसका वो 250 रुपये 300 रुपये चले गए। अब पता नहीं दूसरा कब आएगा। वो जो उम्मीद है ना, उनकी जीने की पदचाप पे टिकी है कि जीने में कौन आए। उनकी उम्मीद सरकारों से नहीं है, उनकी उम्मीद समाज से नहीं है। समाज ही तो वहाँ लाया, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया,
कौन उनकी उम्मीद है? उनकी उम्मीद केवल वो ग्राहक है जिसकी बच्चा उनको सुनाई दे। वो उसका चेहरा नहीं देखती, उसके कपड़ा, उसके शरीर की बदबू, वो कुछ नहीं देखती। बस वही उनकी ज़िंदगी है कि आ जाए किसी तरह से, वरना जिसके पास आज नहीं है तो शाम को उसको रोटी नहीं, कोई दूसरा शेयर नहीं करेगा उसके साथ रोटी। और ये जो अभी आपने बताया कि अगर मान लो कि कोई ग्राहक आ जाता है और पहले जिसको लेके जा रहा होता है, अचानक से फिर उसका मन बदल गया तो दूसरी को पकड़ रहा है, तो आपसी रंजिश भी उनकी एक दूसरे के साथ यही कैसे राइवलरी है, होती ये है? बिजनेस राइवलरी है उनकी कि तूने मेरा ग्राहक छीना। लड़ाई होती है, बाल पकड़ पकड़ के लड़ती हैं वो, ऐसे बिल्लियों की तरह से लड़ती हैं, बुरी तरह से। उनको लड़ना हो तो ग्राहक के लिए, पैसे के लिए। और क्या कभी ऐसा होता है मैम कि मान लो कि जैसे कि हमने बात की कि कोई लंबे समय से उसमें है और उनकी उम्र हो गई है, उम्र दराज वो हो गई है, उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे, उनके फिर फ्यूचर के लिए वो क्या करती है? वो मतलब वहाँ पे जो कोठा मालकिन होती है वो उनको खाना दाना दे देती है या फिर किस तरीके से उनका जीवन निर्वाह करती है? उनका कुछ नहीं होता, वो केवल ग्राहक के 5 रुपये 10 रुपये पे डिपेंड करती हैं कि वो उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करें 5 रुपये मुझे भी दे दियो, या ग्राहक से कहें भैया 5 रुपये मुझे भी दे दी। मालकिन उसमें एतराज़ नहीं करती, भाई तुझे भी तो रोटी खानी, या वो ट्रैफिकर बन जाए। क्यों ये बिज़नेस चल रहा है? इसीलिए तो चल रहा है कि वो ट्रैफिकर बन जाए, फिर वो अपने एरिया से लड़कियों को बहका के लाए कि वहाँ बहुत पैसा है, मैं भी तो पैसा कमा रही हूँ, चलो तुम भी कमाना, तो वो बहका के लाए। तो जो उम्र दराज औरतें हो जाती हैं वो फिर इस काम में लगा ज़्यादातर ट्रैफिकर बन जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बिलोंग करती हैं, जाती हैं औरतों को बहलाती है, फिर वो लेके आती है, तब उनका आगे का चलता है। बिल्कुल। और जैसे कि हम रेड लाइट एरियाज की बात करें मैम, तो कोठा नंबर तो लगभग ये कितने कोठे होंगे, कितने कोठे नंबर हमें लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कोठा नंबर इसलिए नहीं कह सकते उनको क्योंकि वो मकान नंबर हैं, उन्हीं में दुकान भी है नीचे, उन्हीं में ऊपर एक कमरा है, ऊपर और कमरा है, सबका नंबर ABC हो गया, तो वो 1 हो गया। इसलिए उसका नंबर को तो कभी कोई काउंट करता ही नहीं है, कोई काउंट नहीं करता, कोई सरकारी आंकड़े नहीं है कि किसी के पास नहीं। सपोज़ करो कि मैं कहूँ कि अगर कबाड़ी बाज़ार में 40 कमरे ऑन रिकॉर्ड है, मैं कहती हूँ 400 हैं, क्योंकि वो ऊपर के नहीं गिने जा रहे। जो एक में ही 3-4 जगह दे दिया, एक अब ये मान लीजिए आपका स्टूडियो है और उसमें 4 कमरे बने और चारों में अलग अलग स्टूडियो की चल रहा हो कैमरा, तो हम उसको 4 नहीं, हम एक रेजिडेंस से काउंट करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से हो रहा है काउंट। जी। इसलिए उनकी स्ट्रेंथ कभी बढ़ती हुई दिखती ही नहीं। तो वो बस सीमित लगते हैं, बट वो फ्लोर वाइज उनमें बढ़ जाता है काम। लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों को कि उस माध्यम से इसको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी पॉडकास्टर्स को कि मुझे किसी जागरूक नागरिक ने GB रोड की पूरी वीडियो बना के भेजी है। कैसे नीचे उम्रदराज महिला भी है जो इतना कपड़ा पहन के है, रिक्शे में बैठ रही है, रिक्शे वाले से रिक्वेस्ट कर रही है, ये रिक्शे वाले को रोक रही है, कोई स्कूटर वाला जा रहा है उसको रोक रही है, साइकिल वाला कोई मजदूर जा रहा है, रात का सन्नाटा है, उनको जो इक्का दुक्का बच्चे हुए ग्राहक टाइप के, उनको पूरे बरामदे में घूम के वो उनको रोक रही है। और कोई बैठ के चला जाता, कोई नहीं भी आता, नहीं ले जाता, या वहीं बरामदे में एक कोने में ले जाएगी, कहीं ऊपर भी नहीं अगर वो जा रहा है। तो ये थोड़ी जागरूकता तो आई है, मगर इससे मैं नहीं समझती कि कोई और नतीजा है, केवल वो कड़वी सच्चाई सामने आ रही है कि ऐसा भी है, पर सामने कोई नहीं आना चाहता। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें उखाड़ के फेंक दो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जिस तरह से मेरे शहर में उखाड़ के फेंका गया, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके, क्योंकि वो दूसरी जगह बसेंगी, आपने उनको काम नहीं दिया। आप सामाजिक संस्थाओं से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि सामने आइए, उनको आप मत जाओ वहाँ, आप बिल्कुल मत करो, उनके लिए सेंटर्स खोल दो। अगर आपके पास पैसा है, आप सरकारी अनुदान ले रहे हैं, उनके लिए सेंटर्स खोल दो, आप उन्हें कढ़ाई सिलाई सिखाओ, रोज़गार दो। आपके कपड़े, मैं करती हूँ कि अगर किसी को, मैं कह रही हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी, अगर मुझे कपड़े सिलवाने की ज़रूरत हो और एक भी महिला कहीं ऐसी है ट्रेंड, तो मैं उसको दूंगी। ऐसे भी तो आप सिलवाते हैं जी, तो वो ग्राहक की जगह वो कपड़ा सिल के अपना जीवन निर्वाह करेंगे, वो करें। तो कौन नहीं, आज तो ये सबसे बड़ा है कि आपको कपड़ा सिलने में इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, तो अगर वो औरतें ट्रेंड होती हैं, आप पूरा का पूरा उनका सिस्टम बनाइए। है सोनागाछी में अगर जाएंगे हम, तो वहाँ बहुत अच्छा उनका अपना बैंक है, अपनी बालवाड़ी, अपने उनके आंगनवाड़ी, अपनी उनके सारा सिस्टम है, मगर फिर भी तो नहीं वो बाज़ार ख़त्म हो रहा है, बाज़ार तो चल रहा है।
अच्छा ये है कि वो उन्होंने जो बैंक खुद से खोला और उसको मान्यता मिली, तो वो अपना पैसा आपस में कंट्रीब्यूट कर लेती हैं कि किसी को कुछ करना हो, ड्रेस खरीदनी हो, काम खरीदना, मकान खरीदना हो कहीं यहाँ से बाहर जाके, कल बच्चों के लिए कुछ करना हो, वो उनके पास है। बच्चों को पढ़ाने में उनकी उत्सुकता है, उसको वो कर रही हैं। लेकिन जो छोटी जगह हैं, चाहे वो कमाटीपुरा, चाहे ये जीबी रोड हो या मेरठ का कबाड़ी बाज़ार हो, वहाँ अभी तक ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि इनमें जागरूकता आए और ये लोग खड़ी हों। मगर उसके लिए एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगर मैं सोचूं मुझे जीवन के 31 साल में मैं नहीं कर पाई हूँ, तो अब तो जीवन ख़त्म है। अभी तो सोचिए कि लोगों को आना पड़ेगा। अभी तो मैं दिन रात डरती हूँ। अभी किसी एक बच्ची ने मुझे कहा है कि आप यकीन रखिए कि आप हज़ारों साल जिएँ, लेकिन अगर आप नहीं रहीं तो मैं आपका हाथ थाम के उस जगह पे काम करूँगी। अच्छा लगा मुझे, वो करे ना करे, लेकिन अच्छा लगा। मैं और भी सबसे यही अनुरोध आप लोगों से करूँगी कि एक कदम तो उठा के देखो जी, मत जाओ वहाँ, लेकिन इतना तो करके एक बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हो। छोटी को अडॉप्ट से मतलब ये नहीं कि आप घर में रखें, कि उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा आप उठा सकती हैं, एक बच्चे के पढ़ाई लिखाई का आप खर्चा उठा सकती हैं, उन्हें मुक्त कर सकती हैं कि तुम किसके लिए कर रही हो, इन बच्चों के लिए ना। तो अब ये बच्चे अपनी जगह खड़े हो रहे हैं, छोड़ दो इस काम को, तुम भी सिलाई विलाई सीख लो, तुम्हें काम देंगे हम। आप अपने कपड़े तो सिलवा सकते हैं, आप ब्रांडेड टेलर्स पे जाते हैं और बड़े ब्रांड पहनते हैं, एक बार उनसे भी तो देखो करा के, क्या पता जब आपने अच्छा सिलाया और वो पूरे जी जान से उस काम को करें, बशर्ते पहल करें। ये समाज की अकेला तरफ नहीं। से पहल हाँ, की किरण देखने हाँ, को मिले। तब जहाँ तक हो सकता है लोगों को अवेयर किया अवेयर जाए किया जाए। कि भाई इनकी भी ज़िंदगी है। और मैम ये वाकई में ही समाज का एक ऐसा तबका है कि लोग उनकी बात करते हुए भी जाएंगे उन्हीं के पास, हाँ, क्रूरता उन्हीं के साथ करनी है, पर जब उनकी बात आएंगी ना, अवेयरनेस की समाज की, वहाँ तब नहीं, कोई नहीं करेगा ना, उनके ना, लिए। और अपनी क्रूरता दिखाने के लिए फिर जाना वही है। मुझे बहुत बुरे बुरे अनुभव हैं कि जो जिन लोगों को मैं अच्छा समझती थी कि, और बहुत वो उनकी वजह अगले दिन दीदी देखना वो आए, ऐसा कर गए, ऐसा करे। मैं शर्म से मर जाती हूँ कि मैं उन्हें कह रही हूँ कि मेरे भाई जैसे हैं वो, और वो यहाँ ये सब करके गए। और ऊपर से अगर कहें अरे एक इनमें से रखने की इजाज़त दे दो भाभी हो जाएंगी तुम्हारी, और इतने अश्लील ढंग से कहें तो वो मरने जैसी बात है। फिर कैसे उम्मीद करूं? मैंने नहीं की किसी से उम्मीद। इंसान इतनी हैवानियत पे उतर जाता है। ये तो मैम देखो समाज का एक अच्छा लेवल दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो इसमें जुट गए करने के लिए, और अवेयरनेस बढ़ रही है। पर वहीं पे एक समाज का मैम ड्रॉबैक ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो चलो ह्यूमन बीइंग की बात है, आजकल की तो लोगों की इतनी डिज़ायर्स बढ़ गई है, मेंटलिटी स्ट्रेंथ इतनी गिर चुकी है कि वो पशुओं तक को नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल कितने केसेस आए कि गौ माता को बांध करके उनके साथ ये काम किए जा रहे हैं। तो हम कहाँ तक समाज को अवेयर कर सकते हैं, कहाँ तक पहल कर सकते हैं? तो इसकी जड़ भी तो जानने की कोशिश करो ना। आप बताइए जो OTT पे परोसा जा रहा है वो क्या है? आप लोगों ने शोर मचाया कालीन भैया मिर्जापुर। एक औरत मिर्जापुर में ससुर के साथ, अपाहिज ससुर के साथ सोती है, पति के साथ सोती है, और पति के सोतेले बेटे के साथ भी सोती है, और बच्चा पैदा करती है प्रेमी से। फिर प्रेमी को उसी के सामने मार दिया जाता। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या है इसमें? हमेशा संदेश देने वाली होती थी फिल्में या सीरियल्स, ये क्या है? लेकिन फिर भी मैं सैल्यूट करती हूँ सरकार को कि उसने 26 ऐप्स पे रोक लगाई, जिसमें अल्ट बालाजी है जो सबसे गंदगी परोसता सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं। सच्चाई में ज़रूरी है कि आप न्यूड सीन्स दिखाएं? ज़रूरी है कि आप सेक्स होते हुए दिखाएं? आप पहले भी होता था कि फूल से फूल टकराए, आपने दिखा दिया। मैं ये नहीं कहती कि इतना ज़्यादा, लेकिन आप ऐसा दिखा सकते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन आप पूरा दिखाएंगे, पूरा उस सीन को दिखाएंगे, ये कौन सी बात है? इसके साथ साथ तो वो उसका क्या नतीजा होता है कि जो OTT में घर में देख रहा है उस सब चीज़ को घर नहीं कर सकता, कहीं और उस फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं कि जिनको वो बाहर निकालेगा फिर, और जो सबसे कमज़ोर दिखाई देगा, चाहे वो पशु है और फिर चाहे स्त्री है, छोटे बच्चे। उन प्लेटफॉर्म्स पे ये भी दिखाया जाता है कि घर की महिलाएं जो हैं उनके साथ आप अत्याचार नहीं कर सकते। हाँ, आप वो हैवानियत नहीं दिखा सकते हो। और अगर आप ऐसे एरियाज में जाओगे तो आप वहाँ पे वही क्रूरता दिखा सकते हो, अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हो। वही काम मैं उन जो आप बोल रहे हो कि जिस तबके के लोग वहाँ आते हैं, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ करके देखो। नहीं, वो उनको उनका असलियत का तभी तो पता चलेगा। पर नहीं, वो नहीं।
वो तो हमें OTT बता रहा है कि ऐसा नहीं करना है, और महिलाएं पूरा विरोध करेंगी, तुम्हारा कुछ भी कर सकती हैं, वो मार भी सकती है, मार भी सकती हैं, वो तुम्हारा खून भी कर सकती हाँ, हैं, खून भी कर सकती हैं आपको। और देखिए कहाँ मेरे पास लोग फ़ोन करते हैं, एक ने किसी ने 2 बजे रात के फ़ोन किया, मैं बहुत डर गया हूँ। भैया तो रात के 2 बजे डर रहा है, तुझे सपना अपना दिख गया होगा, मैं जानती हूँ तुझे, नहीं आप मुझे नहीं जानती। फिर वो जी मुझे डर लग रहा है, मेरी बीवी मेरे बराबर में सो रही है, मैं अभी बाथरूम करने उठा तो उसने आंखें खोल रखी थी, अब मुझे डर लग रहा है मुस्कान की तरह मुझे मारने की प्लानिंग कर रही है क्या? क्या बात हुई? उसको आंखें भी, मैंने उसकी बीवी से बात की तो उसने कहा मुझे इनकी आवाज़ से इनका फ़ोन बज रहा था और उसी की आवाज़ से मेरी आँख खुली, तो मैं देख रही थी, अभी थोड़ा ठीक से उठी भी नहीं थी मैं, वो रोने लगी, ये क्या बात हुई? मतलब तुम अपने लिए तो इतना सा एक मुस्कान ड्रम में पैक कर दिया तो तुम इतना डर गए, और जो हर महिला पिट रही है और मर रही है वो क्या? और कट कट के कुकर में बॉयल हो रही है। उनका क्या? 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत की गला काट दिया, अधनंगी पड़ी है, वो क्या किया उसके साथ पता नहीं। तो मतलब नहीं हमें पता। एक अल्ट बाला वो एकता कपूर कहती है, सबसे पहले शुरू किया कसौटी ज़िंदगी की, वो पहले उसकी पत्नी, फिर उसको चलो नहीं अब पट रही है, दूसरे की पत्नी हो गई, फिर दूसरे को छोड़ा, फिर वापस उसी की पत्नी हो गई, बच्चे उससे भी हो गए, उससे भी हो गए, वो सब मिक्सअप। क्या ये हमारा समाज है? ये हमारी संस्कृति कह रही है? ये सब देख रहा है OTT पे, तो पूरा दुनिया देख रही है। तो आप अपने आप को क्या पेश कर रहे हैं वहाँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है? अभी लिव इन रिलेशनशिप को मतलब कह रहे कि मान्यता, हाँ, कि खुला कर दिया गया है, और इनसे ये चीज़ें सेक्सुअल डिज़ायर्स को वो पूरा करने के लिए तो की जा सकती है, बल्कि आजकल की जनरेशन मैम इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। कि ठीक है शादी के बाद मर कट जाएंगी, दैट्स मीन के भाई थोड़े दिन पहले रह के देख लो, आपको क्या पता कि वो थोड़े दिन में रहने। लेकिन उन्हीं लड़कियों को आप देखो कि वो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड घूमती हैं एक एज के बाद कि कोई नहीं रखता। आपको तलाक भी नहीं लेना, लिव इन में है, नहीं है भैया मेरा कोई मन नहीं बन रहा, उसको नई लड़की मिल गई, अब आप कहाँ जाओगी बताओ? घूमती रहो सड़कों पे, मुकदमे कायम कराने के लिए फिरती रहो, कोई नहीं करता कि इतने साल रही तब नहीं था। मैं खुद डांट देती हूँ, मेरे पास मत आओ। 38 साल की लड़की आती है जिसमें 9 साल से एक की रिलेशन में थी, 3 बार एबॉर्शन कराया, अब वो कहता मैं तो तेरे से शादी नहीं करूँगा, शादी अलग करूँगा कहीं और। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैंने कोई सज़ा नहीं है, सज़ा तुझे मिलनी चाहिए। तो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सब चीज़ को आग लगा के और उसके साथ रह रही थी, तो रह कहीं भी रह, तो मैं नहीं कर सकती तेरी मदद, जानती मैं। उन्होंने कहा फिर आप क्यों औरतों की इसे, मैंने कहा मैं नहीं करती, मैं औरतों की आज़ादी और उच्छृंखलता में फ़र्क करती हूँ। आज़ादी ये है कि आप पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, आपकी मर्जी है तो शादी करो, नहीं मर्जी है तो बिल्कुल मत करो। जब हो अपनी मर्जी का लड़का चुनो, आप शादी करो, जिम्मेदार भी आप ही। मगर ये उच्छृंखलता है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, आज इससे गिफ्ट लिया, परसों उससे गिफ्ट लिया, और नहीं दिया तो तू नहीं मैं कोई और से ही, इसकी मैं हामी नहीं हूँ। सही औरत, इन्हीं औरतों ने फिर सही औरतों की डेफिनेशन को भी गलत कर रखा है समाज में। और ये जो भय मैम और मर्दों में बन गया ना, ये औरतों में भी है। औरतों में क्या है कि जो सभ्य हैं, जो नौकरी पे जा रही हैं, कर रही हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं पे ये रहेगी कि अच्छा मेरा हस्बैंड गलत सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्योंकि बाकी औरतें ऐसी हो गई हैं, ठीक है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और कहीं पे कट रही हैं, कहीं पे जा रही है, और मतलब ऐसे गिनता आ रही है कि हम खुश नहीं थे इसके साथ, और ये हो गया वो हो गया, जिससे कि वो जो एक छोटा लेवल है, जो डाउन टू अर्थ वुमेन्स है, जो आज भी अपने घरों में सुरक्षित तरीके से काम कर रही हैं, अपने रिश्तों को संभाल, उनके मन में कहीं ना कहीं पे खलता रहता है कि भाई हमें इस निगाह से देखा जाएगा कि अच्छा बाहर जा रही है, ये तो ऐसे पाएगी, बस ये है। और समाज में जिसमें घर में रहने वाली औरतें भी ऐसी हैं जो आपको पता नहीं कि कितनी गहराई से ये काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल है, वो भी सच्चाई है कि जो मतलब घरेलू रिश्तों में भी उनके गंदगी है, और राय साहब OTP दिखा के उनको बता दो कि भाई ऐसे भी कर लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इन बातों से। पहले मैम हमें सुनने को आता था जैसे कि एक ही घर में जो जैसे बहू बन के आई है, तो अगर क्योंकि रेशो था, अभी है, रेशो डाउन था, कम है, तो एक आ गई तो वो बड़े के साथ भी है, वो छोटे के साथ भी है, वो ससुर के साथ भी है, ये चीजें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो वो भी गहराई है एक समाज की, उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि बाहर तो नहीं जा रही, ना हम मुँह मारने बाहर जा रहे, ना औरत जा रही, वो खुश है, हम भी खुश हैं। वो बोलते हैं कि घर की दाल घर में रह गई। तो बताइए आप कितना, मतलब ये हमारी संस्कृति थी,
ये तो नहीं थी, जहाँ इतना सम्मान, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे इर्द गिर्द में कुछ बहुत ड्रिंक करने वाले लोग भी हैं, मेरे से उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन चूँकि रिश्ते में देवर है, मेरे मुँह से कभी तू भी उनको नहीं निकलता, हरे नशे में भी। क्यों आप उस संस्कृति को छोड़ के, और अगर आप लोग मुझे, मैं तो अपने आपके व्यूअर्स से भी कह रही हूँ कि अगर ये सोचते हो कि भाई हम पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुराने लोग हैं। मैंने भी लॉ कर रखा है, कोई मैं अनपढ़ गंवार औरत नहीं हूँ, मगर आज़ादी और श्रृंखलता में फ़र्क करती हूँ। वही अपने बच्चों को सिखाती हूँ, वही अपने बेटे बहू बेटियाँ हर किसी को ये सिखाया। और केवल एक नहीं, बेटियाँ मेरी बहुत सारी हैं, मतलब अगर यूँ कहूँ तो मेरे 2 बेटियाँ, लेकिन मेरी बहुत सारी बेटियाँ, तो सभी उसी रिश्ते से वही सिखाया कि मुझ पे शिकायत है। और उनको सबको पता है मेरी खुद की, मतलब मैं अगर कहूँ तो 4 बेटियाँ जो हैं मेरी, वो मैं उनको पता है कि अगर तुमने ज़रा सी वहाँ बदतमीज़ी की, घर में नहीं है तुम्हारी एंट्री। मैं क्या रखा, लड़के मेरे घर कभी मत आना, मैं मर भी जाऊँ तब भी मत आना। लेकिन अब क्या, अब माँ बाप क्या कहते हैं, अभी जा रही है, विदा हो रही है लड़की, ये फ़ोन है सारी फसाद की जड़, बेटा बता देना जरा सा कोई कहे, लड़की के लिए लड़का आप देखने जा रहे हैं, 2 भाई हैं, ना यहाँ नहीं करेंगे, लड़की को करना पड़ेगा। तो झन्नू में जाओ ना, फिर लड़की कर लो 35 साल की, फिर वो कुछ भी करती फिर क्यों शिकायतें, फिर हो रहा है ये। आप देखिए ना, और ये शहर जो बदल रहे हैं आपके, इन शहरों की जो हालत है, चचुड मैं अभी छोटे शहर में रहती हूँ तो फिर भी बचे हैं बस। और उनमें ये नहीं है कि बस एक ही चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ेगी कि भाई उम्र हो गई है 35-36 कि चलो शादी करने तक का जो फेस होता है वही फेस कर, आगे फिर कंसीविंग में दिक्कतें, बिल्कुल फिजिकली दिक्कतें, और फिर वहाँ पे यही रिश्ते में क्या वो है कोमलता, फिर नहीं आप तो बिल्कुल सख्त हो गए ना, समाज को देखते करते काम करते पैसा कमाते। पैसा इतना ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी है, मगर इतना कि शाम को भूखे ना सोएं, और भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता, उठाता सबको है। तो उसी रोटी को खा लो, सोने की थोड़ी खाओगे। और इसके पीछे में वही बात होती है ना, एक स्टेप जुड़ गया उसके बाद एक स्टेप जुड़ गया। अब जैसे हमने बात की कि भाई ठीक है अवेयरनेस है, बच्ची 36 साल की हो गई मान लो, हमने अभी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ी लिखी, मैंने क्या 36 साल की रिश्ता करने जाओ, अच्छा एज 36 की हो गई है, नहीं लेने, बिल्कुल नहीं ले रहे। अब वो फेस आया एक लाइफ में कि वो शादी करने तक का दिक्कत आएगी, बिल्कुल। चलो गिर पड़ के शादी हो जाती है, कहीं मिल जाता है कोई, फिर उनके रिश्तों में कैसे कड़वाहट आती है? कोई मिठास होती नहीं है, क्योंकि पहले जो रिश्ते थे वो ये थे कि कम उम्र में शादी हुई लड़की की, वो जाके एडजस्ट हो जाएगी, और आती भी नहीं थी लड़कियां, भाई अभी टाइम नहीं है, आज घर में ये काम है, आज वो काम है। और अभी तो पता ही नहीं कि ससुराल में रह रही हैं कि मायके में रह रही हैं जी। फिर अगर उन औरतों से और इन औरतों की मैं अगर तुलना करती हूँ तो ख़राब औरतें ये हैं, हमारे समाज की ख़राब औरतें हैं। वो तो पेट के लिए केवल रात को भूखी ना सोएं इसलिए कर रही है ना, आप तो भरे पेट पे कर रही हैं। भौतिक चीज़ों ने कभी किसी को सुख दिया, आप ऊपर लेके चले जाएंगे उन भौतिक सुखों को, यहीं छोड़ के जाएंगे सब, चाहे फ़ोन है चाहे आपकी ब्रांडेड चीज़ें हैं जी, और फिर भी आप कर रहे हैं जी। तो सुधर जाओ, मैं तो यही कहूँगी, और उनको भी अपने में जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया बस। तो मैम आपके आने से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। सबसे ज़्यादा मैं अपने व्यूवर्स से और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे ये अपील करूँगी कि मैम की इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इन छोटी बच्चियों बड़ी बहनों जो कि इन रास्तों में जो फंस चुकी हैं, देखिए उनके निकलने की उम्मीद नहीं है। मैं ही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगी कि मेरा आपके व्यूअर्स से ये अनुरोध है कि अपनी बेटियों को ये बताएं, अभी तक जैसे गुड टच बैड टच आप बताते हैं, लेकिन ये भी बताएं कि किसी को अपना करने से पहले जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, किसी का आकर्षण महसूस करते हैं, उसे कहिए कि मेरे माँ बाप से मिलो, माँ बाप को कन्विंस कीजिए कि मम्मी मैं इस लड़के को पसंद कर रही हूँ, एक बार आप भी मिल लो। और माँ बाप से भी मेरा ये अनुरोध है सादर कि वो भी उसको एक्सेप्ट करके ये कहें कि बेटा कुछ दिन हमारे ही सामने मिलो, घर बुला लिया करो, बाहर दुनिया देखती है, देखो अगर वो सच्चा प्यार करता होगा तो टिकेगा और कुछ दिन में आपको लगेगा लड़का अच्छा, और अगर नहीं तो वो मिलने को ही मना कर देगा कि मैं घर में नहीं मिलूँगा भाई,
बाहर मिलूँगा। तो ऐसे नरपिशाच बैठे हैं, उनसे अपनी बेटियों को बचाइए। बस मैं ये कहूँगी, वो यही नहीं है कि आपको उस बाज़ार तक पहुँचा दें, लेकिन उस दलदल में धकेल देंगे। वो ये होटल पड़े हैं, मसाज पार्लर्स पड़े हैं, होटल्स पड़े हैं, लोग पड़े हैं, पोल्स हैं, रेड लाइट एरियाज़ पे रेड लाइट पे आपकी रुकी पड़ी हैं लड़कियाँ, उस जगह से हटा लो बस अपनी बच्चियों। और जैसी बची है, पीयूष मिश्रा कहते हैं कि वैसी वैसी बचा लो ये दुनिया। जी बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को अवेयर करें, और खासकर जो माँ बाप बेटियों के माँ बाप हैं, और आजकल तो खैर इतनी दरिंदगी हो गई है कि बेटों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके साथ भी दरिंदगी अपनाई जा रही है। मेन मतलब यही है कि उनको सही और गलत की पहचान करना बचपन से ही सिखाते चलिए। और मैम का कहना बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर कोई बेटी इस तरीके के संबंध में आ रही है तो उनको बोलिए कि आप घर पे मिलवाएं, घर पे दिखाएं, क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन होगा, जो सच्चा होगा, वो वहाँ पे सबके सामने मिलेगा। और वो बड़ों की कहावत होती है मैम कि परख जाते हैं, थोड़ा सा समय बीतते ही वो परख जाते हैं कि इंसान कैसा है। तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। और उस एरिया में जो बढ़ता हुआ पाप है, जो उस एरिया में, और ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटे और तुच्छ लेवल की है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि वहाँ पे कितना घिनौना एरिया है। शायद वो आप सपने में भी नहीं देख सकते, मतलब कामना ही नहीं कर सकते हो। तो उन चीज़ों से दूर रखने के लिए और अपनी बेटियों को सुरक्षित रखें, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराएं। ज़रूरी नहीं है कि डिग्री में उन्होंने डॉक्टरी ले ली है, लो ले लिया, बट साक्षर और साक्षरता में, शिक्षा में फ़र्क होता है। उसका जो बीच का जो दायरा है उसको आप कवर करें। और एक सबसे ज़्यादा गहन अपील ये है कि जिन बहनों और जिन भाइयों के पास, जिन लोगों के पास पैसा अच्छा है, जो इन बहनों की मदद कर सके, तो अतुल शर्मा मैम की जो है, हम जो भी हमारी संस्था है और जो भी नंबर है वो हम टैग करेंगे, जिससे आप कोई कंट्रीब्यूशन इन जैसी महिलाओं के लिए, ताकि उनके लिए स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इनकी अवेलेबिलिटी कराई जा सके, तो आप जितना हो सके वहाँ पे अपना दान दीजिए। और दान भी अगर मान लो आपको लग रहा है कि दान नहीं देना है, तो आप संस्था में जा कर के ऐसे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बुक्स, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए वो दिन रात तरसती हैं, और अपने देह को ऐसे चींटियों की भाव में ऐसे बिखरी रहती है। तो आप कपड़े ले जा सकते हैं, आप घर का सामान, राशन, मतलब ठीक है पैसे नहीं देने हैं वो बात अलग है, राइट मैम, कि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे कपड़े हो गया, और आपका खाना हो गया, महीने का राशन हो गया, ये डाल के आइए, ताकि वो एटलीस्ट अपने देह को तो बेच रही, पर कम से कम अपने बच्चों को तो खिला पाएंगी, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगी। तो आप लोगों से मेरी ये छोटी सी अपील है, जितने भी लोग देख पा रहे हैं वो ऐसे काम करें और इन चीज़ों में पहल करें, ताकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हो। हम यहाँ पे बैठ करके आप लोगों को चीज़ों की सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अतुल मैम पिछले 31 साल से लगी हुई हैं, और शायद इन्होंने बोला कि अभी तो मैं तुच्छ लेवल तक काम कर पाई हूँ। तो आप समाज हो, आपसे ही हम हैं, हमसे ही आप हैं, और आप इनकी पहल करें, आप इन लोगों के लिए मदद करें, आगे आए, सामने आए, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप मैम तक पहुँचा सकते हो, अपने आस पड़ोस ये संकोच ना करें कि ये दिल्ली में है, मैडम नहीं आ सकती। अगर आपको ऐसा दिखता है कभी भी कहिए। मैंने अभी परसों सोनागाछी से लड़की निकाली है, और हमेशा मैं तैयार जी। तो जहाँ से भी अगर आपके आसपास आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप कुछ मदद कर सकते हैं, तो हो सकता है आपकी इस छोटी सी पहल से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो आप अतुल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी बहन बेटियों को, ऐसे समाज में फंसे जो नर पिशाच जो बैठे हुए हैं, उनसे, उन बच्चियों को निकालने में मदद कर सकते हैं। तो आप सबका योगदान एक इस पहल के लिए सबसे बड़ी मतलब हमारे लिए कह सकते हैं कि एक छोटी सी खुशी का कारण बन सकता है किसी की ज़िंदगी के लिए। तो धन्यवाद। हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, नई पहल के साथ, नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।